बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ सबको सलाम पहुँचे। ये विजुअल बेसिक की वीडियो नंबर 21 है। इस वीडियो में हम देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है, टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, उसमें कौन कौन सी, एक सीक्वेंशियल और एक सिलेक्शन और एक रैशनल ऑपरेटर। चलें देखते हैं इसमें। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? A statement used to control the flow of the execution in the program is called the control structure। यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि प्रोग्राम के फ्लो को, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करता है, उसको हम कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। मसलन जैसे एक पानी जा रहा है तो उसको अगर हम कंट्रोल करेंगे तो ये जिस चीज़ से हम उसको कंट्रोल करेंगे हम कहेंगे ये पानी को कंट्रोल करने वाला एक आइला है या एक चीज़ है। इसी तरह प्रोग्राम ऐसे एग्जीक्यूट होता जा रहा है तो उसको कोई कंट्रोल करने वाला भी तो होगा ना, कि ये काम करो, ये ना करो, ये करने वाला काम है, ये नहीं करने वाला। तो जो उसको कंट्रोल करेगा उसको कंट्रोल स्ट्रक्चर कहेंगे। द इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन द थ्री काइंड ऑफ द कंट्रोल स्ट्रक्चर। तीन तरह के कंट्रोल से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। टू कंट्रोल एग्जीक्यूशन फ्लो। एग्जीक्यूशन फ्लो का मतलब है कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसके फ्लो को या उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए तीन तरह के कंट्रोल हो सकते हैं। द कंट्रोल स्ट्रक्चर आर यूज टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम लॉजिक। यानी उसमें हम लॉजिक लगा के कि कब हमने इसको कंट्रोल करना है, कब इसको स्टॉप कराना है, कब इसको कंटिन्यू कराना है, हम अपने लॉजिक या सेंस इस्तेमाल करते हुए उसको इस्तेमाल करते हैं। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर आर एज फॉलो। पहले नंबर पे सीक्वेंस। इन सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूट इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम। यानी कि अगर कोई प्रोग्राम लिखा है उसमें 1000 लाइन कोडिंग की लिखी हुई है या इंस्ट्रक्शन की लिखी हुई है, तो क्या होगा, पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, फिर छठी, फिर सातवीं। इस तरह जितनी भी लाइनें होंगी वो एक एक करके एग्जीक्यूट होती जाएंगी। तो इसमें ये एक सीक्वेंस है, यानी कि पहले फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पाँचवीं, इस तरह की इसमें सीक्वेंस नज़र आता है हमें। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल। द कंट्रोल फ्लोज फ्रॉम one statement to another in a logical sequence. All statements are execute exactly once। हर स्टेटमेंट, ये भी है कि हर स्टेटमेंट सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होती है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेटमेंट दो दफ़ा भी एग्जीक्यूट हो जाए, ये कहे कि नहीं मैंने तो दो दफ़ा एग्जीक्यूट होना है। इट मीन्स डैट नो स्टेटमेंट इज स्किप्ड। जब इधर से पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इसका मतलब है कि ना ही कोई चीज़ रिपीट होगी और ना ही कोई चीज़ स्किप होगी। अगर कोई ऐसा होगा तो उसमें एरर आ जाएगा और प्रोग्राम ब्लॉक हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा। इट मीन्स दैट नो स्टेटमेंट इज स्किप्ड एंड नो स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड मोर देन वन। ना ही कोई स्किप होगा और ना ही कोई रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल कोई स्टेटमेंट 1 है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट 2 चलेगी, फिर उसके बाद स्टेटमेंट 3 चलेगी, उसके बाद स्टेटमेंट 4 चलेगी और हमारा आउटपुट आ जाएगा। यहाँ इनपुट होगा और यहाँ आउटपुट आ जाएगा। एग्जाम्पल, suppose a program input two numbers and display average on screen. The program uses two statements to input number, one statement to calculate the average and one statement to display the number। सिंपल सा लॉजिक है, प्रोग्राम है। पहले नंबर लिया इनपुट से, फिर यूज़र से दूसरा नंबर लिया, फिर उन दोनों को एवरेज या प्लस करके एक तीसरे वेरिएबल में रख लिया और एंड पे प्रिंट करवा लिया जो ये वैल्यू आई है। ये एक सीक्वेंस से चला है, पहला स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और एंड पे स्टॉप। सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या है? ए सिलेक्शन स्ट्रक्चर सिलेक्ट्स ए स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन। यानी कि अगर कुछ प्रोग्रामिंग की लाइनें हमने इधर रखी हुई हैं लिख के, कुछ प्रोग्रामिंग की लाइनें इधर रखी हुई हैं, कुछ प्रोग्रामिंग की लाइनें हमने इधर रखी हुई हैं। अगर तो सीक्वेंशियल हो तो सबसे पहले इसको ये सारी एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये सारी और एंड पे ख़त्म। लेकिन अगर हमने कुछ स्टेट इनके ऊपर कंडीशन लगा दी हुई है, फर्स्ट करें कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ स्टेटमेंट्स हैं और इनके ऊपर कोई हमने कंडीशन लगा दी है,
फॉर एग्जाम्पल ए सिलेक्शन स्ट्रक्चर सेलेक्ट ए स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन। यानी कि यहाँ एक स्टेटमेंट हो सकती है, यहाँ एक पूरा प्रॉपर एक सेट है इंस्ट्रक्शन का जिसके ऊपर कोई कंडीशन लगी होगी। इन दिस स्ट्रक्चर स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट व्हेन द पार्शियल कंडीशन इज ट्रू एंड इग्नोर व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। इसके ऊपर हम कंडीशन लगा देंगे कि इधर से कंट्रोल फ्लो नीचे आया, एक इधर गया फ्लो, एक इधर गया फ्लो, तो इन दोनों को जाना एक तरफ ही उसने एक टाइम पे, तो इन दोनों के ऊपर हमने कंडीशन लगा दी। अगर तो ये ट्रू होगा तो तुमने इस तरफ चले जाना है, लेकिन अगर ये फॉल्स हुआ तो तुमने इस तरफ चले जाना। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे ये दोनों एग्जीक्यूट हों, बल्कि एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट होगी या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट होगा। यानी कि हम फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने मर्जी के मुताबिक फ्लो का रुख मोड़ रहे हैं कि तुमने इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। There are different types of selection structure in VB। VB में डिफरेंट टाइप के सिलेक्शन स्ट्रक्चर जिसके हम मदद से फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मर्जी का उसको मोड़ दे सकते हैं। There are if then, एक ये इस्तेमाल होता है कंट्रोल करने के लिए, if then else एक ये इस्तेमाल होता है, और एक select case, इसको भी हम देखेंगे। ये तीन चीज़ें नॉर्मल तौर पर इस्तेमाल होती हैं। Suppose a program inputs the marks of the student and display a message on the screen whether the student is pass or fail। ऐसा प्रोग्राम जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स एंटर किए जाते हैं और वो हमें ये शो करता है कि बच्चा या स्टूडेंट पास है या फेल है। इट डिस्प्ले पास इफ द स्टूडेंट गेट द 40 मार्क्स। मसलन इधर हमने एक पास का मैसेज बॉक्स लगा दिया और एक फेल का, तो हमने कहा कि अगर जैसे ही इधर से तुम देखो, इधर इनपुट हो गए मार्क्स, इधर मार्क्स आएंगे और जैसे ही वो मार्क्स चेक करेगा तो हमने कहा है कि अगर वो 40 से बड़ा है, मार्क्स जो हैं वो बड़े हैं 40 से, तो उसको पास में भेज दो। अगर मार्क्स जो हैं वो छोटे हैं 40 से तो उसको फेल कर दो। यानी कि अब हम कंट्रोल कर रहे हैं फ्लो को, कि फ्लो किस तरफ जाए और किस बेस पे जाए। द प्रोग्राम चेक्स द मार्क्स बिफोर द डिस्प्लेइंग द मैसेज। ये भी मैसेज बॉक्स है, ये भी मैसेज बॉक्स है, लेकिन शो करो हम कोई भी एक मैसेज बॉक्स शो करवाने से पहले वो कंडीशन चेक करेगा और फिर उस हिसाब से जो ट्रू कंडीशन होगी उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। रिलेशनल ऑपरेटर। द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई कंडीशन इन द प्रोग्राम। ये कंडीशन शो करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ए रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर टू वैल्यूज, दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं। इट प्रोड्यूस रिजल्ट एज ट्रू या फॉल्स। दो वैल्यू को कंपेयर करने के बाद ये या ट्रू वैल्यू फॉल देते हैं या फॉल्स वैल्यू देते हैं। जैसे हमने पीछे देखा कि मार्क्स 40, अब सिर्फ मार्क्स 40 लिखने से नहीं काम चलेगा, वहाँ बताना पड़ेगा कि लेस देन मार्क्स 40, ग्रेटर देन मार्क्स 40। इस तरह का साइन यूज़ होता है ऑपरेटर के तौर पर। सिर्फ 40 लिखने से उसको कुछ नहीं पता नहीं लगेगा। तो अगर कंडीशन ट्रू हो तो वो ट्रू फॉल करेगा, फॉल्स हो तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। रिलेशन ऑपरेटर आर सम टाइम कॉल्ड द कंडीशनल ऑपरेटर। इसी को ही हम कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं कि हमने जब कंडीशन लगा दी तो इसी के जरिए लगाते हैं। या कंपैरिजन कम ऑपरेटर, या कंपेयर करने के लिए दो चीज़ों को कि कोई ग्रेटर है, लेस है, इक्वल है, एज द टेस्ट कंडीशन डेट आर आइदर ट्रू या फॉल्स। उसको टेस्ट किया जाता है कि या वो ट्रू है या वो फॉल है। प्रोवाइड विजुअल बेसिक प्रोवाइड्स द फॉलोइंग रिलेशन ऑपरेटर। विजुअल बेसिक मुख्तलिफ तरह के रिलेशन ऑपरेटर प्रोवाइड करती है। उसमें ये ग्रेटर देन का साइन है। ग्रेटर देन ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ़ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट साइड इज़ ग्रेटर। यानी कि ये इस ऑपरेटर के लेफ्ट की तरफ, इस तरफ अगर वैल्यू बड़ी है तो ये ट्रू करेगा। कब? जब इसकी जो राइट की तरफ है वो वैल्यू छोटी होगी। तो ये क्या बनेगा, 40 बड़ा है 20 से, तो ये ट्रू, यानी कि सीधी सी बात है, ये बात ट्रू है कि 40 20 से बड़ा है। इसी तरह लेस देन ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ़ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट साइड इस, यानी कि इस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है वो छोटी होगी किससे, जो उससे राइट साइड पे है। इस तरह 20 इस तरह पर आ जाएगा, 20 छोटा है 40 से, सीधी सी बात है 20 40 से छोटा है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके अलावा इक्वल ऑपरेटर है। अगर दोनों तरफ
वैल्यू सेम है तो हम इक्वल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, या ये इस्तेमाल होता है और ये ट्रू देता है अगर दोनों तरफ इक्वल आ जाए। इक्वल ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू ऑफ द बोथ साइड इज ट्रू आर इक्वल, अदरवाइज रिटर्न फॉल। इस तरह ग्रेटर देन इक्वल, जिस तरह ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। मसलन 20 जो है ये ग्रेटर देन या इक्वल टू है 20 के। ग्रेटर देन इक्वल टू 20 ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द इज ग्रेटर देन या इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द राइट साइड। यानी कि जिस तरफ इस तरफ की जो वैल्यू है वो इस तरफ के बराबर या इससे बड़ी होगी तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। सेम वही यही हिसाब है, 20 इक्वल टू 20 तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, बिकॉज ये बराबर तो हैं, लेस देन नहीं है लेकिन बराबर तो हैं, दोनों में कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये रिटर्न ट्रू करेगा। इसके बाद नॉट इक्वल ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस ऑपरेटर लिखिए इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑन द राइट, अदरवाइज रिटर्न ट्रू। यानी कि अगर दोनों तरफ वैल्यू बराबर नहीं है तो ये ट्रू करेगा कि भाई बाकी बात सही है, दोनों तरफ बराबर नहीं है। एक तरफ अगर 100 है दूसरी तरफ 50 है तो इसका मतलब है कि 50 बराबर नहीं है 100 के, तो ये ट्रू है तो रिटर्न ट्रू करेगा। रिलेशन एक्सप्रेशन, तो हम इसको ये एग्जांपल दे रहा है कि किस तरह हम इसको लिख सकते हैं। 100 बड़ा है 15 से, ट्रू। 25 छोटा है 5 से, फॉल्स। 30 छोटा है या बराबर है 12 के, फॉल्स। ना ये बराबर है ना ये छोटा है। 40 बड़ा है या बराबर है 20 के, ये भी ट्रू है क्योंकि 40 20 से बड़ा है। विजुअल बेसिक इज टू जावा, ये दोनों तरफ स्ट्रिंग का कंपेयर कर रहा है कि दोनों तरफ जो वैल्यू है इस ऑपरेटर के इसके ये दोनों सेम होनी चाहिए, तो दोनों सेम नहीं है। 0 इक्वल टू 0 या ग्रेटर, ट्रू क्योंकि 0 0 के बराबर है। इस तरह ये भी ट्रू है। और ये नॉट का है, 1 नॉट इक्वल टू 2, वाकई बात ठीक है, एक दो के बराबर नहीं है तो ट्रू। लेकिन 5 बराबर नहीं है 5 के, यानी कि लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है, ये गलत है क्योंकि दोनों बराबर हैं तो ये फॉल्स दे देगा। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। ये वीडियो विजुअल बेसिक की 22 नंबर वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे सिलेक्शन स्ट्रक्चर और उसकी एक टाइप इफ़ देन स्ट्रक्चर। चलें स्टार्ट करते हैं। विजुअल बेसिक प्रोवाइड डिफरेंट सिलेक्शन एंड कंडीशंस और कंडीशन स्ट्रक्चर फॉर मेकिंग डिसीजन। कोई फ़ैसला करने के लिए विजुअल बेसिक डिफरेंट किस्म के हमें स्ट्रक्चर मुहैया करती है। दिस स्ट्रक्चर्स चेक द गिवन कंडीशन, वो स्ट्रक्चर कंडीशन को चेक करते हैं बिफोर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट होने से पहले। मसलन हमने दोनों तरफ जो पहले एग्जांपल दी थी ट्रू और फॉल्स दोनों का मैसेज बॉक्स लगा दिया, लेकिन किसी एक मैसेज बॉक्स को शो करवाने के लिए वो पहले कंडीशन देखेगा कि मैंने कौन सा मैसेज बॉक्स शो करवाना है। कोडिंग दोनों की मौजूद होगी लेकिन कौन सा करवाना है ये वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। The selection structure in Visual Basic are as follow: if then else और select case। if then structure क्या होता है? It is the simplest form of this selection constructs. It is used to execute या skip a statement for a set of statement by checking a condition। जो हमने पहले भी देख लिया कंडीशन पे वो डिपेंड करता है। The condition is given as a relational expression. If the condition is true, the statement or set of statement after then keyword is execute। यानी कि if और then कीवर्ड रिजर्व कीवर्ड है। if और इधर कंडीशन होगी, कंडीशन क्या है, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो इधर जो कोडिंग आगे लिखी होगी तब वो जाके एग्जीक्यूट होगी। सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर देन कीवर्ड इज एग्जीक्यूट, अगर कंडीशन ट्रू है तो देन के बाद जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट होगी। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल, अगर कंडीशन फॉल है द स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर देन कीवर्ड इज़ नॉट एग्जीक्यूट, अगर कंडीशन नॉट
ट्रू है या फॉल्स है, तो फिर देन के बाद जो कोडिंग लिखी होगी एग्जीक्यूशन नहीं होगी। इसका लिखने का सिंटैक्स क्या है, इफ़ कीवर्ड है, इधर कंडीशन आएगी, हम अभी एग्जांपल देख लेते हैं, वो देन का कीवर्ड आएगा, और यहाँ 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 100 लाइन 1000 लाइन भी हो सकती है। और इफ़ के बाद एंड इफ़, यानी कि यहाँ इफ़ एंड हो रहा है, जो हमने कंडीशन लगाई थी वो इधर एंड हो रही है। देखते हैं इसकी एग्जांपल भी। इफ़ क्या चीज़ है, इन इट इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ द इफ़ स्टेटमेंट, के ये इंडिकेट करता है कि अब हम इफ़ स्टेटमेंट को स्टार्ट करने लगे हैं। और कंडीशन क्या चीज़ है, इट इंडिकेट ए कंडीशन, वो कंडीशन को शो कर रहा है कि कंडीशन क्या है। जैसे इफ़ यहाँ बता रहा है कि हमने स्टार्ट कर दिया है, और कंडीशन ये बता रहा है कि मार्क्स जो होंगे वो बराबर या बड़े होंगे 80 से, मार्क्स बड़ा या बराबर होगा 80 से, ये कंडीशन होगी। इट इंडिकेट दी कंडीशन। आगे स्टेटमेंट क्या है, इट इंडिकेट दी स्टेटमेंट ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेट विल बी एग्जीक्यूट इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू। अगर वाकई मार्क्स के जो वैल्यू आ रही है वो 80 से बड़ी है, तो उसके बाद एग्जीक्यूट होगा क्या, कैन बी रिटन बिटवीन देन एंड इफ़, यानी कि एंड इफ़ और देन के दरमियान जो भी कोडिंग लिखी होगी या जो भी काम करवाना है, जैसे ये मैसेज बॉक्स है, वो एग्जीक्यूट होगा। एंड इफ़ क्या शो करता है, इट इंडिकेट द एंड ऑफ द इफ स्टेटमेंट। नोट, द कीवर्ड एंड इफ इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द स्टेटमेंट रिटन इन द सेम लाइन आफ्टर द देन कीवर्ड। दो तरह के होते हैं, अगर हम इधर लिखें इफ़ और आगे उधर लिख के देन, और इधर हम एग्जीक्यूशन कराएं और इधर एंड इफ़ लिखें, तो फिर हमें एंड इफ़ लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इफ़ और देन एक ही लाइन में लिख के इधर स्टेटमेंट लिख दें, जैसे हमने इधर किया, ये इफ़ लिखा देन लिखा और अपना मैसेज बॉक्स शो करवा दिया, तो फिर वो कह रहा है कि एक लाइन में अगर सब कुछ लिख दिया जाए तो फिर एंड इफ़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद जेस्चर कर लेगा कि अगर इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है ये जो हमने इफ़ शुरू किया था वो अब एंड होने जा रहा है। Write a program that input marks from the user and display congratulations you have passed if the marks are over the 40। अगर 40 से ज़्यादा मार्क्स है तो उसको कह दो कंग्रेचुलेशन यू हैव पास, तुम पास कर गए हो। ये प्रोग्राम लिखना है, सिंपल सा प्रोग्राम है। स्टार्ट ए न्यू प्रोग्राम, प्लेस ए बटन, एक बटन लगाया, उसकी कैप्शन हमने रिजल्ट रख दी। ये क्लिक होने पे इसकी कोडिंग की विंडो डबल क्लिक करने पे होगी। तो इसके अंदर क्या किया, एक वेरिएबल या मार्क्स के नाम का उसका इंटीजर वैल्यू है। मार्क्स के अंदर क्या रखा हमने, इनपुट, वो जो यूज़र इनपुट एंटर करेगा वो हमने दे दिया मार्क्स वाले को, वेरिएबल को। अब ये कंडीशन लगी है इफ़ और एंड इफ़ ये जो मार्क्स आए हैं इधर से वो बड़े हैं 40 से, देन क्या करो, ये कंडीशन चला दो, मैसेज बॉक्स कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड, और इधर आके एंड इफ़ ख़त्म हो रहा है। सिंपल सा है कि अगर मार्क्स 40 से बड़े हैं तो ये काम कर दो बस, अगर 40 से बड़े नहीं हैं तो कोई काम नहीं, फ्री बैठे रहो। रन द प्रोजेक्ट एंड क्लिक द बटन एंड इनपुट बॉक्स विल बी अपीयर। इनपुट बॉक्स अपीयर होगा, वो कहेगा एंटर मार्क्स करो। इधर हम मार्क्स को एंटर करेंगे, तो जब क्लिक का बटन दबाएंगे तो कहेगा कंग्रेचुलेशन यू पास्ड, क्योंकि मार्क्स 40 से बड़े हैं। राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट 5 इंटीजर नंबर, 5 नंबर इंटीजर के वो टाइप एंटर करेगा। डिस्प्ले द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर फ्रॉम द ग्रुप, 5 नंबर एंटर किए जाएंगे और उनमें जो मैक्सिमम नंबर होगा वो डिस्प्ले करवाएगा और जो मिनिमम नंबर होगा वो डिस्प्ले कराएगा। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। इसकी सिंपल सा लॉजिक यही है कि पहले हम 5 वेरिएबल लेंगे जिसमें 5 नंबर सेव करवाएंगे, फिर उसके बाद एक मैक्सिमम वाला वेरिएबल लेंगे जिसमें हम मैक्सिमम का नंबर शो करवाएंगे, और एक मिनिमम वाला वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम मिनिमम का वैल्यू शो करवाएंगे। इस तरह प्राइवेट सब कमांड क्लिक, ये तो वैसे ही है, और एंड सब के अंदर आता है। डिम ए
एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए बी, दूसरे वैल्यू को सी, तीसरी वैल्यू को डी, चौथे वैल्यू को ई, पाँचवें वैल्यू को, 5 वैल्यू हमने लेनी है। तो पाँचों को कहीं ना कहीं स्टोर तो करवाना है, तो इसलिए हमने 5 वेरिएबल उसके लिए डिक्लेयर कर दिए और 5 इनपुट बॉक्स लगा दिए। और उनकी जो मैसेज सामने नज़र आएगी, जो यूज़र देखेगा उसके ऊपर लिखा होगा एंटर फर्स्ट नंबर इंटीजर, वो जाके सेव हो जाएगा ए में, दूसरा सेव हो जाएगा बी में, तीसरा सेव हो जाएगा सी में, चौथा सेव हो जाएगा डी में, पाँचवा सेव हो जाएगा ई में। अब एक मैक्सिमम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया इधर डिम मैक्स एज इंटीजर, और एक मिनिमम का वेरिएबल डिक्लेयर किया डिम, एक दफ़ा लिखा हुआ है मिन एन इंटीजर, यानी कि ये सब पाँचों के पाँचों ये भी इंटीजर टाइप के, और मिनिमम का भी इंटीजर टाइप का और मैक्सिमम का भी इंटीजर टाइप का। अब इन पांचों में से हमने मिनिमम ढूंढना है और मैक्सिमम ढूंढना है। इसकी सिंपल लॉजिक क्या हो सकती है जो इन्होंने इधर यूज़ की है कि किसी एक जो सबसे पहले नंबर एंटर होता है, कोई भी एक नंबर पकड़ लो, सबसे पहले हम मिनिमम के केस में देखते हैं। कोई एक नंबर पकड़ लो जो उन्होंने एंटर किया है, उसको कह दो कि भाई तुम मिनिमम हो। फर्ज करो 5 नंबर हैं 10, 20, 30, 40, 50। किसी ने सबसे पहले एंटर किया 30, हमने 30 को कह दिया कि तुम मिनिमम हो। अब 30 का क्या किया जाएगा कि बाकी चारों के साथ उसका कंपेयर किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 30 का 20 के साथ भी, 30 का 10 के साथ भी, 30 का 20 40 के साथ भी, 30 का 50 के साथ भी कंपेयर किया जाएगा। और कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी कि जो इसको 30 को हमने कह दिया कि तुम मिनिमम हो, हालांकि हमें नहीं पता कि कोई और नंबर आएगा वो मैक्सिमम भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल हमने कह दिया तुम मिनिमम हो। और जो नया नंबर आएगा उसके साथ इसको कंपेयर किया जाएगा। 30 हमारे पास आ गया सबसे पहले, इसको 10 इसको सबसे पहले फर्ज करें, उसके बाद नंबर आ गया 40। अब 30 को हमने 40 से कंपेयर इस तरह किया कि चेक करो कि अगला आने वाला नंबर इससे छोटा है या नहीं। अगर छोटा है तो कह दो कि भाई बी 30 तुम मिनिमम नहीं हो, ये जो नया नंबर आया वो मिनिमम है। यानी कि कंडीशन ये होगी कि अगर हर आने वाले नंबर से उसको चेक करेंगे, अगर वो उससे छोटा हुआ तो उसको सिंपल कह देगा तुम छोटे हो, और उसकी वैल्यू पकड़ के मिनिमम को दे दी। सेम इसी तरह लॉजिक मैक्सिमम है, किसी एक नंबर को कह दिया कि तुम मैक्सिमम हो, बेशक वो 10 ही क्यों नहीं, फिर हर आने वाले नंबर को उससे कंपेयर किया जाएगा। 10 है तो उसको फ़र्ज़ किया अगला नंबर आ गया 20, हमने 10 का 20 के साथ कंपेयर किया तो हमने कहा कि अगर 10 बड़ा है 20 से, कि आने वाला नंबर क्या इससे बड़ा है, यानी कि फ़र्ज़ करें दूसरे नंबर पे आया 20, तो हमने कह दिया 10 से बड़ा है 20, तो क्या होगा 20 मैक्सिमम हो जाएगा। फिर अगर 20 के बाद 30 आया तो हमने 30 का कंपेयर किया 20 से, क्या 30 बड़ा है 20 से, अगर हाँ तो उसको कह दिया भाई 20 नहीं 30 तुम बड़े हो। इस तरह अगर 40 आ गया तो 40 को कंपेयर किया 30 से, क्या इफ़ देन कंडीशन लगा के क्या ये बड़ा है, अगर हाँ बड़ा है तो मैक्सिमम को वो नंबर दे दिया। और उसके बाद अगर 50 आता है तो 40 का 50 का कंपेयर करेंगे, क्या 50 40 से बड़ा है, अगर हाँ तो उसको वो वैल्यू दे दी। इसी तरह हम किसी एक नंबर को मिनिमम कह देंगे, किसी एक नंबर को मैक्सिमम कह देंगे, और उसका सबके साथ कंपेयर करते करते जो आखिर पे नंबर बचेगा वो हमारा मतलूबा रिज़ल्ट होगा। मिनिमम को भी हमने ए को भी मिनिमम कह दिया और बी को भी मिनिमम कह दिया, यानी कि वो नंबर जो सबसे पहले किसी ने एंटर किया। पहले हम कोडिंग देख लेते हैं मिनिमम के लिहाज से कि ए जो है हमारे पास फ़िलहाल मिनिमम है। फिर हमने क्या किया, इफ़ बी जो है दूसरे नंबर पे जो नंबर आया वो छोटा है मिनिमम से, यानी कि दूसरे नंबर पर नंबर जो आया है वो ऑलरेडी जो हमारे पास मिनिमम है उससे भी छोटा है। अगर उससे भी छोटा है यानी कि फिर तो बी मिनिमम हो गया, उससे भी छोटा है तो क्या करो देन बी दे दो मिनिमम को, यानी कि बी के फ़र्ज़ करें पहले हमारे पास है 5, अब आ गया 3, तो क्या करो वो 3 जो है अब तुम मिनिमम को दे दो। वही मिनिमम में एक टाइम पे ए की वैल्यू रह सकती है, पहले ए की थी अब क्या हो जाएगी बी की, अगर छोटा है, अगर नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होगा वो आगे चला जाएगा। फिर सी का कंपेयर करेगा, फिर डी का कंपेयर करेगा, फिर ई का कंपेयर करेगा, और इसी तरह जो जिस स्टेज पे ट्रू वैल्यू होगी वो मिनिमम के पास चला जाएगा, और एट द एंड हम मिनिमम को कह देंगे कि ये मिनिमम है। सेम यही सूरत हाल मैक्सिमम में, हमने पहले
किसी एक नंबर को जो सबसे पहले एंटर हुआ है उसको कह दिया कि भाई तुम मैक्सिमम हो। फिर हर आने वाले नंबर को उससे कंपेयर किया, क्या आने वाला नंबर उससे भी बड़ा होगा जो हमने मैक्सिमम कह दिया। अगर हाँ, तो उसके नए वाले नंबर की वैल्यू हमने मैक्सिमम को लॉट कर देंगे। भाई अब तुम्हारे पास जो पहले था वो नहीं, ये वाला नंबर मैक्सिमम है। तो इस तरह करते करते बी के साथ भी कंपेयर करेंगे, सी के साथ भी, डी के साथ भी, ई के साथ भी। तो जो जिस जिस कंडीशन के ऊपर वैल्यू ट्रू हो जाएंगी वो वैल्यू अलॉट हो जाएंगी किसको, मैक्सिमम को। तो एट द एंड हम इधर जाकर मैक्सिमम को शो करवा देंगे। प्रिंट लार्जेस्ट नंबर इज़, ये डबल कोटेशन के अंदर है तो एज इट प्रिंट होगा और मैक्सिमम की वैल्यू। इसी तरह प्रिंट स्मॉलेस्ट नंबर इज़, ये डबल कोटेशन में है, एज इट प्रिंट होगा और मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। रन द प्रोडक्ट एंड टेस्ट इट वर्किंग। छोटा सा क्विज, इसके आंसर कमेंट्स में लिखिएगा, यस और नो। देयर आर 5 बेसिक सिलेक्शन स्ट्रक्चर, यस या नो। एंड इफ इज की वर्ड या रिजर्व्ड की वर्ड, यस और नो। विजुअल बेसिक इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यस और नो। काइंडली इसके आंसर और जितनी भी आप वीडियो देखते हैं उन सब के आंसर कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। ये वीडियो विजुअल बेसिक जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी 2 ईयर BSc कोर्स का हिस्सा है, वीडियो नंबर 23 है। इस वीडियो में हम देखेंगे इफ़ और देन का स्ट्रक्चर, इफ़ देन और एल्स, जो तीनों लफ्ज़ मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और आखिर पे छोटा सा क्विज़। चलें स्टार्ट करते हैं। Limitation of if and then structure. If then structure is the simplest selection structure but it is very limited in its use। कह रहे हैं ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है लेकिन इसमें लिमिटेशन भी हैं, यानी कि रुकावटें हैं। This statement is executed if one condition is true। स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन ट्रू होगी, फिर इसने एग्जीक्यूट होना है। ट्रू ना हुई आगे उसके कोई चांस नहीं है। बट इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स देन नथिंग हैपन, यानी कि अगर हम कहते हैं कि ये चीज़ आए तो ये काम कर दो बस, और अगर ये ना हो तो फिर क्या करना है, इसके पास कोई आंसर नहीं है। यू मे वांट टू एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू। हो सकता है एक कंडीशन ट्रू होने पे आप एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, एंड द अदर इफ़ इट इज़ फॉल्स, और दूसरी स्टेटमेंट जब कोई स्टेटमेंट फॉल हो। इनके कह रहा है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो एक स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, और अगर फॉल है तो दूसरी को लाना चाहते हैं, तब इसके पास कोई आंसर नहीं है, ये इस मसले को हैंडल नहीं कर सकता। इफ़ देन, फॉर एग्जांपल, यू मे वांट टू डिस्प्ले पास इफ़ द स्टूडेंट इन द पास इफ़ द स्टूडेंट इज़ पास, एंड फेल इफ़ द स्टूडेंट इज़ फेल। कह रहा है कि अगर हो सकता है आप पास और फेल करवाना चाहते हैं, इनके दो काम करवाना चाहते हैं, स्टेटमेंट काम नहीं करेगी। दिस कैन नॉट बी डन यूजिंग सिंपल इफ़ देन स्टेटमेंट। ये सिंपल इफ़ देन स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए ये काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसने एक ही काम करना है, या पास 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 या फेल फेल फेल। एक एग्जांपल दिया, राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट्स 2 नंबर एंड फाइंड इफ सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट। ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसमें 2 नंबर लिए जाएंगे यूज़र से, और ये गैस किया जाएगा कि आया जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का स्क्वायर के बराबर है या नहीं है। राइट ए स्टार्ट न्यू स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट। ये प्लेस ए बटन ऑन ए फॉर्म, एक बटन लगाया और बटन के ऊपर डबल क्लिक करने पे ये कोडिंग की विंडो ओपन होगी। तो ये क्लिक इवेंट बटन के ऊपर कमांड 1 उसका नाम होगा। ये प्रोग्रामिंग लिखी हुई है। क्या किया है, 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए N1 और N2 को।
यूज़र से कहा कि इनपुट बॉक्स में पहला नंबर दो, वो N1 में रख दिया। फिर इनपुट बॉक्स में दूसरा नंबर लिया, वो N2 में रख दिया। चेक किया इफ़ N1 इंटू N1, यानी कि ये दोनों मिलके जो ज़रब, मसलन अगर ये 5 फ़र्ज़ किया यूज़र ने एंटर किया है पहला नंबर, तो ये दोनों मिलके 5 इंटू 25 क्या इज इक्वल टू दूसरा नंबर के। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या करे, देन मैसेज बॉक्स शो करवा दे सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर, कि सेकंड नंबर जो दिया था कि ये भी 25 है तो इनका भी अगर 5 एंटर किया तो इसका भी 25 बनता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू कैसे होगी, इस इज इक्वल टू साइन के देखेगा कि लेफ्ट हैंड की साइड और राइट हैंड की साइड दोनों वैल्यू बराबर हैं या नहीं। अगर दोनों वैल्यू बराबर हैं तो रिटर्न ट्रू करेगा। जब रिटर्न ट्रू हो जाएगा तो मैसेज बॉक्स वाली ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और एंड इफ, ये इफ का जो एंड इफ होगा। तो इस तरह ये वन स्टेटमेंट जो कि कंडीशन ट्रू होने पे चला रहा है उसकी एग्जांपल है। इफ देन के बाद कौन सा स्ट्रक्चर है, इफ देन एल्स स्ट्रक्चर, यानी कि इफ देन अगर कंडीशन ट्रू है तो एल्स तब जब तीसरी सूरत हाल पैदा हो जाए, यानी कि एक तो इफ़ ने हैंडल करना है कंडीशन दे के तो ये काम करे, अगर ये ना हो तो फिर ये वाला काम करे। चलिए देखते हैं। इफ़ देन एल्स इज़ टू वेक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट दैट डिपेंड ऑन द गिवन कंडीशन। ये दो तरफा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जो कि कंडीशन पे डिपेंड करती है। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है, इट एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट या सेट ऑफ द स्टेटमेंट्स आफ्टर देन कीवर्ड। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो जो देन के बाद इधर कोडिंग लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होगी। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर कंडीशन गलत हुई, इट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर द एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट के बाद इधर जो कोडिंग लिखी होगी वो कंडीशन फॉल्स होने पर चलेगी, और जो देन के बाद लिखी होगी वो कंडीशन ट्रू होने पे और इधर कंडीशन लिखी होगी। बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी एग्जीक्यूट। दोनों जो एक ये वाला कोडिंग का पोर्शन और एक ये वाला कोडिंग का पोर्शन एक टाइम पे दोनों नहीं चल सकते, क्योंकि एक टाइम पे या कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल होगी। एक टाइम पे या कंडीशन ट्रू वाला कोड चलेगा या एक टाइम पे कंडीशन फॉल वाला कोड चलेगा। बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी एग्जीक्यूट, कभी नहीं चल सकते इकट्ठे। बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी स्किप्ड, और ना ही उनको में से या दोनों को छोड़ा जा सकता है, किसी एक ने एग्जीक्यूट होना ही होना है। ना ही दोनों को स्किप किया जा सकता है और ना ही दोनों को इकट्ठा एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सिंटैक्स क्या है? द सिंटैक्स ऑफ इफ देन एल्स स्ट्रक्चर इज एज फॉलो। पहले इफ लिखेंगे, ये एक रिजर्व कीवर्ड है, और इधर कंडीशन होगी जो हमने कंडीशन चेक करनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन ग्रेटर, या ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू, और फिर एक और की रिजर्व कीवर्ड है देन का। और इधर स्टेटमेंट्स आएंगे, एक दो हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, जितनी भी स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं कंडीशन ट्रू होने पे तो वो इधर आएंगे। इसके बाद एल्स कि अगर कंडीशन ट्रू होने पे तो ये चल गई, लेकिन अगर फॉल्स होने पे क्या चलेंगी, ये वाली स्टेटमेंट। एल्स का मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो इधर आ जाओ, अगर कंडीशन फॉल्स है तो इधर आ जाओ, और एंड पे एंड इफ़। अब ये थोड़ी वजाहत कर रहा है कि ये लफ्ज़ जो हम लिखे क्या है। इफ़ क्या है? इट इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द इफ़ देन एल्स स्ट्रक्चर। इफ़ ये बताएगा प्रोग्रामिंग की दुनिया को कि भाई मैं अब एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल करने लगा हूँ, ज़रा ध्यान से। उसके फ़ौरन बाद कंडीशन आ जाएगी। इट इंडिकेट्स द कंडीशन डैट इज स्पेसिफाइड एज ए रिलेशनल एक्सप्रेशन, यानी कि वो कंडीशन जो हमने रिलेशन एक्सप्रेशन पहले देखे थे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, वो आएंगे इधर। फिर स्टेटमेंट वन क्या है कि वो स्टेटमेंट जो सेट ऑफ स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू, जो कि कंडीशन ट्रू होने पे चलेगा। फिर वो स्टेटमेंट टू क्या है? वो स्टेटमेंट जो कि कंडीशन फॉल होने पे एग्जीक्यूट होगा। और एंड इफ क्या है? इट इंडिकेट द एंड इफ। ये ज़ाहिर कर रहा है कि जो भाई तुमने ऊपर इफ़ को स्टार्ट किया था वो इधर आके इफ़ वाला ब्लॉक ख़त्म हो रहा है। फ्लो चार्ट यानी कि ग्राफ के जरिए हमें बताने की कोशिश की जा रही है कि ये किस तरह वर्क करता है। द फ्लो चार्ट ऑफ द इफ़ देन एल्स स्ट्रक्चर इज एज फॉलो। इस तरह फ्लो आएगा, यानी कि
स्टेटमेंट चलेगी और देखेगा कंडीशन को, कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वाला काम करेगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये वाला काम करेगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एक टाइम पे स्किप कर दिए जाएं, कोई नई रास्ते से वो चला जाए, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि दोनों को इकट्ठा ही एक टाइम पे एग्जीक्यूट करे, क्योंकि एक टाइम पे या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। प्रोग्राम दिया गया है, उसकी एग्जांपल दी गई है। राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट्स मार्क्स एंड डिस्प्ले कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड इफ़ मार्क्स आर मोर देन 40। अगर मार्क्स की वैल्यू 40 से ज़्यादा होगी तो आपने ये मैसेज शो करा देना है, कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड, आप पास हो गए हैं। अदरवाइज इट डिस्प्ले सॉरी यू फेल्ड, वरना डिस्प्ले करवा दो सॉरी यू फेल्ड, आप नाकाम हो गए। प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उसके ऊपर एक बटन लगाया जिसकी कैप्शन उन्होंने रखा थी रिजल्ट। इस बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी कोडिंग की विंडो ओपन हो जाएगी, और इसके क्लिक इवेंट के ऊपर इसका नाम कमांड 1 है, ये कोडिंग लिखी जाएगी। क्या हमें मार्क्स सेव करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, डिम मार्क्स एज इंटीजर, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया। फिर उसने क्या किया, इनपुट बॉक्स यूजर से उसने कहा जी एंटर मार्क्स, रिजल्ट 0। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 इधर शो होगा जब वो चलेगा प्रोग्राम, और ये उसकी कैप्शन आ जाएगी रिजल्ट, और जो मैसेज कराएगा उस यूज़र को शो कि भाई क्या आपने करना है, वो है एंटर मार्क्स। तो वो जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो चली जाएगी मार्क्स वेरिएबल में, जो हमने ये ऊपर डिक्लेयर किया है। उसके बाद इफ़ ये शो करेगा कि इफ़ ब्लॉक शुरू हो गया है, वो चेक करेगा मार्क्स बड़े हैं 40 से। अगर मार्क्स बड़े हैं 40 से देन तब क्या कर दो, मैसेज बॉक्स शो करवा दो कंग्रेचुलेशन यू पास्ड, एल्स मैसेज बॉक्स शो करा दो, वरना अगर मार्क्स बड़े नहीं हैं 40 से तो मैसेज बॉक्स शो करवा दो सॉरी यू फेल्ड, और एंड इफ, ये जो इफ शुरू हुआ था ये एंड इफ हो गया, और एंड सब तो वैसे ही सबके साथ आता है। रन द प्रोजेक्ट एंड क्लिक ऑन द बटन, एन इनपुट बॉक्स विल बी अपीयर, एंटर 50 एंड क्लिक ओके, ए मैसेज विल बी अपीयर टू कंग्रेचुलेट यू। ये प्रोग्राम रन किया, 50 एंटर किया और इसको ओके को बटन को क्लिक किया तो हमें ये मैसेज शो हो जाएगा कंग्रेचुलेशन यू पास्ड। ये छोटा सा क्विज है, इसको हल कीजिएगा। इफ देन इज सिंपल स्ट्रक्चर, यस और नो, एंड इफ इज नॉट नेसेसरी फॉर मल्टीपल लाइन, यस और नो, इफ इज नॉट ए रिजर्व वर्ड, यस और नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। ये विजुअल बेसिक का लेक्चर नंबर 24 है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सटेंडिंग इफ़ देन एल्स स्ट्रक्चर। Extending if then structure is used to choose one block of the statement from many। ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपके पास बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हो, तब उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। पहले हमने देखा सिंपल इफ़ देन, उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ कंडीशन ट्रू होने पे एक ब्लॉक चलना होता है। फिर हमने उसके बाद देखा इफ़ देन एल्स, उसमें दो कंडीशन होती हैं, या ट्रू या फॉल। यानी कि पहले में हम देखा कि अगर 40 से मार्क्स ऊपर हैं तो पास पास पास, लेकिन दूसरी में देखा कि अगर 40 से मार्क्स ऊपर हैं तो पास, अगर उसके अलावा कोई और है, सारी से बात उससे नीचे ही होंगे फिर 40 से, तो फेल। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जिसमें हम सिर्फ दो हालतें नहीं हैं, उसमें ग्रेड शो कराना हो। मसलन अगर बच्चे के मार्क्स 80 हैं तो ए शो कराओ, 70 हैं या 89, 70 से लेके 79 तक हैं तो बी शो कराओ, 60 से लेके 69 तक है तो सी शो कराओ, 50 से लेके 59 तक है तो डी शो कराओ। इस तरह मुख्तलिफ ब्लॉक्स की जब सूरत हाल पैदा हो जाए तो तब ये जाके स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं एक्सटेंडिंग इफ़ देन स्ट्रक्चर।
This structure is used when there are many options and only one block of the statement should be executed on the basis of the condition। यानी कि तब इस्तेमाल किया जाता है जब वहाँ बहुत से ब्लॉक्स अवेलेबल हैं और हमने किसी एक को इस्तेमाल करना है और ज़रूर मस्ट है कि एक को इस्तेमाल करना ही करना है। यानी कि एक स्टूडेंट अब उसका मस्ट है कि या वो फेल होगा या पास होगा या ए ग्रेड होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इसलिए कोई ना कोई एक ब्लॉक या एक लाइन ने एग्जीक्यूट होना ही होता है। सिंटैक्स उसका क्या है? द सिंटैक्स ऑफ द स्ट्रक्चर इज इफ़, पहले इफ़ लिखा जाएगा, कंडीशन लिखी जाएगी, कंडीशन 1 लिखा जाएगा और देन फिर उसके बाद स्टेटमेंट जो हमने एग्जीक्यूट करानी, फिर उसके बाद एल्स इफ़ लिखा जाएगा और कंडीशन 2 नंबर और स्टेटमेंट का एक ब्लॉक, फिर एल्स इफ़ लिखा जाएगा। इस तरह एन कंडीशन का मतलब है कि जितनी मर्ज़ी आप ये बढ़ाते जाएं 1 2 3 4 5 6 7, ये एन जाता जाएगा एन तक और एन ही स्टेटमेंट इधर हम देते जाएंगे। इसी तरह ये देन ये इस्तेमाल होता रहेगा और आखिर पे सेकंड जो होगा, सेकंड लास्ट उस पे आ जाएगा एल्स, सिंपल एल्स। पहले पे इफ़ आएगा, सेकंड लास्ट पे एल्स आएगा और एंड पे एंड इफ़ आएगा। ये तो हर किसी के साथ आना ही आना है, लेकिन इनके दरमियान फ़र्ज़ करें 100 ब्लॉक्स हैं मुख्तलिफ टाइप के या 1000 ब्लॉक्स हैं, उनके साथ ये कीवर्ड आएगा एल्स इफ़, कंडीशन और देन के बाद स्टेटमेंट, एल्स इफ़, कंडीशन, देन के बाद स्टेटमेंट। वर्किंग ऑफ द extending if then else structure, the test condition in if then else with multiple alternative are execute in the sequence until the true condition is found. If the condition is true, the block of the statement following the condition is execute। कह रहा है कि जैसे हम इसको टेस्ट करते हैं तो हम एक सीक्वेंस है कि पहले ये कंडीशन चेक की, फिर ये कंडीशन चेक की, फिर ये कंडीशन चेक की, जिधर भी एक सीक्वेंस है सब ने को चेक करते जाना है सीक्वेंस है, जिधर भी कोई कंडीशन ट्रू हो गई उधर ही स्टेटमेंट का ब्लॉक जो है उसको एग्जीक्यूट करा के इफ़ को ख़त्म कर देना है। द ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग कंडीशन इज एक्सटेंडेड इज एग्जीक्यूटेड, द रिमेनिंग ब्लॉक और स्किप्ड। यानी कि फ़र्ज़ करें कहीं 5 या 6 या 7 कंडीशन लगी हुई हैं, तो अगर उसका जवाब 2 नंबर कंडीशन में मिल गया तो उसने उधर से स्किप करके इफ़ को ख़त्म कर देना है। लेकिन अगर उसका जवाब 6 नंबर में जाके मिला है, 6 नंबर कंडीशन में, तो उसने 6 तक ही चेक करते जाना है। यानी कि जहाँ उसको आंसर मिल गया उसने उधर ही स्किप करके इफ़ को ख़त्म कर देना है। द स्टेटमेंट आफ्टर द लेफ्ट एल्स आर एग्जीक्यूट इफ़ ऑल द कंडीशन आर फॉल्स। कह रहा है कि अगर पहली कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई, दूसरी कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई, तीसरी भी नहीं हुई, चौथी भी नहीं हुई, इवन के एन कंडीशन तक भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रही, तो फिर क्या करेगा, जो एल्स के बाद हिस्सा है उसको एग्जीक्यूट करेगा। इनके फ़र्ज़ करें इस तरह कह सकते हैं कि अगर हमने रेंज दी हुई है या 33 से लेस देन आ जाए तो फेल कर दो, 33 से लेकर 40 तक आ जाए तो बी डी ग्रेड दे दो, फिर इससे ऊपर अगर 50 तक है तो सी दे दो, अगर 70 तक है तो डी दे दो, अगर 80 तक है तो बी दे दो, अगर 90 तक है तो ए दे दो, और अगर 100 तक है मार्क्स की रेंज तो ए प्लस दे दो। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल आ जाती है कि ना वो 33 से नीचे हैं, ना वो 50 से नीचे हैं, ना वो 80 के नीचे हैं, ना वो 100 के नीचे हैं, वो 100 से ऊपर दे देता है मार्क्स या नेगेटिव में दे देता है, तो स्टेटमेंट तो कोई भी ना ट्रू होगी। तो फिर एक ऐसी स्टेटमेंट रखी जाती है कि जो तब एग्जीक्यूट होती है जब कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो। यानी कि इफ़ में किसी एक ना एक स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना ही होता है, तो फिर एक ऐसी वैल्यू भी रख दी जाती है, ऐसी स्टेटमेंट भी रख दी जाती है जो कि कोई कंडीशन ट्रू ना होने पे एग्जीक्यूट होगी। तो ये इसने बताया, द स्टेटमेंट आफ्टर द एल्स आर एग्जीक्यूट इफ ऑल कंडीशन आर फॉल। उसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज एज फॉलो। एग्जीक्यूट होगा, पहले देखेगा कि कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट का ब्लॉक चलेगा और सीधा नीचे आके स्किप हो जाएगा, यानी कि एंड। वो नहीं चेक करेगा इधर क्या है या इधर क्या है, ट्रू होने पे काम ख़त्म। लेकिन अगर फॉल हुआ तो फिर इधर आके फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू ही तो सीधा नीचे चला जाएगा और स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल है तो फिर उसको अगली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी इधर।
इस तरह n का मतलब है कि जाते जाना है जब तक कंडीशन ट्रू ना हो जाए। और अगर कंडीशन कोई भी नहीं ट्रू नहीं हो रही और कंडीशन ख़त्म हो गई है, जितनी कंडीशन लगी हुई है, तो जो एल्स के स्टेटमेंट का ब्लॉक होगा फिर वो एग्जीक्यूट होकर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, या इफ़ स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाएगी। इधर चेक करेगा कि ट्रू है तो इधर आ जाएगा, वरना फिर आगे चला जाएगा और फिर स्टेटमेंट ब्लॉक कर चेक करेगा। n+1 का मतलब है कि एक एक अगली कंडीशन चेक करते जाओ। मसलन अगर n पहले जैसे ये है, फर्स्ट किया n=1, तो अगर इसमें 1 ऐड कर दें तो अब n क्या हो जाएगा? अगर n में पास 1 कर दें तो n हो जाएगा n+1। पहले n था, फिर n में एक प्लस कर दिया, n+1 हो गया, फिर n में एक को प्लस कर दिया, वो हो गया n+2, फिर एक वो प्लस किया n+3। यानी कि इस तरह n+1 का मतलब है कि अगली कंडीशन, फिर अगली, हर कंडीशन में एक एक ऐड करते जाओ तो अगली कंडीशन पे हम पहुँचते जाते हैं। जैसे एक सीढ़ी पे हम अगली सीढ़ी पे चढ़ने के लिए एक सीढ़ी और, एक सीढ़ी और, एक सीढ़ी और, इस तरह अगले स्टेप पे जाने के लिए पहले स्टेप में एक ऐड करते जाते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट्स मार्क्स इफ़ इट डिस्प्लेस ए ग्रेड। इफ़ मार्क्स आर 80 या अबाव 80 या उससे ज़्यादा हैं तो बी ग्रेड शो करा दो। इफ़ मार्क्स आर बिटवीन 60 एंड 79 तो सी शो कराओ। इफ़ मार्क्स बिटवीन 40 तो 59 तो यू आर फेल। स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट शुरू किया तो इसमें वही है कि पहले हमने कोई एक वेरिएबल चाहिए जिसमें यूज़र जो मार्क्स एंटर करेगा वो हम आर्जी तौर पर स्टोर कर सकेंगे। वो हमने डिम मार्क्स एज ए टीचर ले लिया। फिर मार्क्स में वैल्यू कहाँ से आएगी? इनपुट बॉक्स से। फिर मार्क्स के ऊपर कंडीशन चलेगी ये मार्क्स, इफ़ मार्क्स बड़ा है यानी कि ग्रेटर है या बराबर है 80 से तो देन मैसेज बॉक्स करवा दो क्या? ए ग्रेड। एल्स इफ़ इसके अलावा मार्क्स अगर 60 से बड़े हुए या 60 के बराबर हुए तो क्या शो करा दो? बी ग्रेड। एल्स इफ़ इसके अलावा अगर मार्क्स है 40 से बड़े तो शो करा दो सी ग्रेड। अगर इनमें से किसी में भी उसके मार्क्स नहीं आ रहे, ना वो 40 से बड़े हैं, ना वो 60 से बड़े हैं, ना वो 80 से बड़े हैं, तो फिर बाजार से बात है वो 40 से छोटे ही होंगे। तो फिर एज में ये प्रोग्राम यानी कि अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं तो ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगी। मैसेज बॉक्स में आ जाएगा यू आर फेल्ड। प्रोजेक्ट को रन किया और इसने बोला कि ऊपर 30 एंटर करो। 30 एंटर किए और ओके का मैसेज बटन दबाया तो 30 को दे उसका आंसर आएगा यू आर फेल्ड, क्योंकि 30 के ऊपर हमने कोई कंडीशन लगाई, अदरवाइज ये मैसेज हमने कहा कि शो करो। ये बताया गया कि हाउ इट वर्क, ये आप पढ़ सकते हैं। काइंडली राइट और आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चन which are given at the end of all videos. These are second shape of MCQ question. जो भी वीडियो होती है उसके आखिर पे कम से कम 3 MCQ होते हैं जिसको आप पढ़ के वीडियो देख के उसके आंसर आसानी से हल कर सकते हैं और उसके आंसर कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी 2 ईयर BSc कंप्यूटर साइंस डिग्री के कोर्स का हिस्सा है। इस प्लेलिस्ट में विजुअल बेसिक की वीडियोस अवेलेबल हैं। ये वीडियो विजुअल बेसिक के लेक्चर नंबर 25 यानी 25 नंबर वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम यानी कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की एग्जाम्पल देखेंगे। जितना हमने पीछे पढ़ा है उसकी एग्जाम्पल। चलें स्टार्ट करते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट स्टोर्स टोटल एनुअल फी रुपीज़ 8000 इन कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। कांस्टेंट का नाम क्या है?
टोटल फ़ी, यानी कि टोटल फ़ी के एक कांस्टेंट के अंदर 8000 उसकी फ़ीस रख दो। इट ऐसा प्रोग्राम जो इट इनपुट्स मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एंड देन असाइन स्कॉलरशिप इन रुपीज़ टू स्टूडेंट्स ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया, यानी कि ये उसकी फ़ीस है फिक्स, और ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स के लिहाज से उसको स्कॉलरशिप अनाउंस किया जाएगा। अगर मार्क्स की वैल्यू जो कि यूज़र इनपुट करेगा ग्रेटर देन है 700 या 700 है, और उसको 3000 रुपये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगर मार्क्स 650 से लेके 699 तक के दरमियान की रेंज में है तो उसको 2500 स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगर मार्क्स 600 से लेके 649 तक हैं तो उसको 2000 स्कॉलरशिप दिया जाएगा। यानी कि ये इफ़ एल्स यानी कि जब एक से ज़्यादा हमें सिलेक्शन करनी पड़ जाती है तो उस क्राइटेरिया में हम क्या यूज़ करते हैं। ये प्रोग्राम उसी से रिलेटेड एग्जांपल है। ये वही लाइन के प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और एक बटन लगाया, बटन के ऊपर जब डबल क्लिक किया तो उसके क्लिक इवेंट के ऊपर इस तरह ये कोडिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें सबसे पहले क्या है, कांस्टेंट जो कि एक कीवर्ड है। कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए उसका नाम है, कांस्टेंट का नाम है टोटल फ़ी, एज उसकी डाटा टाइप इंटीजर इज इक्वल टू 8000, यानी कि टोटल फ़ी के अंदर हमने 8000 रख दिया। फिर उसके बाद डिम मार्क्स जो कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए एज इंटीजर एक मार्क्स का वेरिएबल ले लिया जिसमें हम मार्क्स स्टोर कराएंगे इंटीजर टाइप का, और स्कॉलरशिप एज इंटीजर जितना स्कॉलरशिप लगेगा उसका भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया। एक्चुअल फ़ी के नाम से भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया। फिर उसके बाद इनपुट बॉक्स लिया जिसके अंदर यूज़र से मार्क्स की वैल्यू ली। क्राइटेरिया क्या लगाया, असल लॉजिक यहाँ शो हो गया। इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 700 देन स्कॉलरशिप इज इक्वल टू 3000, तब स्कॉलरशिप को दे दो 3000, यानी कि स्कॉलरशिप जो कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है उसके अंदर वैल्यू क्या दे दो 3000, अगर मार्क्स 700 या 700 से बड़े हैं। एल्स इफ इसके अलावा अगर मार्क्स बड़े हैं 650 से तो उसको दे दो 2500, स्कॉलरशिप के अंदर वैल्यू रख दो 2500। फिर एल्स इफ अगर मार्क्स बड़े हैं 600 से तो उसके अंदर स्कॉलरशिप के अंदर वैल्यू रख दो 2000। अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, ना वो इस रेंज में आ रहा है, ना वो इस रेंज में आ रहा है, ना वो इस रेंज में आ रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट फिर क्या कर दो, स्कॉलरशिप की वैल्यू 0 कर दो। एंड इफ ये इफ वाला ब्लॉक ख़त्म हो गया। इतना। और नीचे क्या है, टोटल फ़ी जो कि 8000 है माइनस स्कॉलरशिप, जितना भी इनमें से कोई भी एक वैल्यू एग्जीक्यूट होकर आएगी, या 3000 आएगी या 2500 आएगी या 2000 आएगी या 0 आएगी, वो इधर आ जाएगी स्कॉलरशिप की वैल्यू। और टोटल फ़ी जो कि 8000 है उसमें से वो माइनस होकर एक्चुअल फ़ीस जो उसने अब अदा करनी है वो हो जाएगी। मैसेज बॉक्स शो होगा, योर स्कॉलरशिप इज़ रुपीज़, ये जितना भी लिखा है ये डबल कोटेशन के अंदर लिखा है, जितना भी ये एज इट प्रिंट होगा। ये कंटिन्यूशन का साइन स्कॉलर जो कि स्कॉलर की वैल्यू इसमें होगी, 3000 हो सकती है, 2500, 2000 या 0, इधर वो शो हो जाएगी। फिर कंकैटिनेट किया और वीबी न्यू लाइन का मतलब है कि न्यू लाइन में चले जाओ। जो ना एक्चुअल फ़ी जो एनुअल फ़ी इज़ 9 रुपीज़, अब तुम्हारी कितनी फ़ीस है वो जो एक्चुअल में इधर स्टोर हुई है उसको हम शो करवा देंगे। ये तो इस तरह ये प्रोग्राम रन होगा और एंड सब। इसी तरह राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट्स रेडियस, यानी कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें रेडियस की वैल्यू इनपुट ली जाएगी। इट कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कल इफ यूज़र एंटर 1 एज चॉइस। इट कैलकुलेट सर्कमफेरेंस इफ यूज़र एंटर 2 एज चॉइस, यानी कि 2 चॉइसेस होंगी। अगर यूज़र 1 एंटर करेगा तो यूज़र 1 एंटर करता है तो वो सर्कल का एरिया मालूम करेगा, अगर तो 2 एंटर करता है तो सर्कल का सर्कमफेरेंस मालूम करेगा। फॉर एग्जांपल इफ़ द यूज़र एंटर 3, अगर वो 3 को एंटर करता है और 1 को चॉइस करता है तो फिर क्या होगा, एरिया मालूम होगा। इस तरह स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, डबल क्लिक किया, उसके अंदर क्लिक करने पे बटन की कोडिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी। उसके अंदर ये कोडिंग लिखी जाएगी। क्या, एक वेरिएबल या एरिया के नाम सा, क्योंकि उसमें वो 3.14 जो कि पाई की वैल्यू होती है
वो शारिये में होती है, इसलिए वो डिक्लेयर की। डिम रेडियस ये भी यूज़र की तरफ से दिया जा सकता है, इंटीजर में भी दिया जा सकता है। सर्कमफेरेंस एज स्ट्रिंग, सर्कमफेरेंस भी सकता है क्योंकि पाई की वैल्यू उसमें अटैच हो गई। डिम चॉइस एज इंटीजर, चॉइस शारी में नहीं आ सकता क्योंकि या 1 होगा या वो 2 होगा, इसलिए उसको इंटीजर में ले लिया। इनपुट बॉक्स लगाया जिसमें यूज़र से क्या किया, रेडियस की वैल्यू ली और उसको स्टोर करा दिया रेडियस में। फिर मैसेज बॉक्स गया, चूज़ इनपुट बॉक्स एंटर 1 ऑफ आर एरिया एंड 2 फॉर सर्कमफेरेंस, यानी कि इनपुट बॉक्स से जो कि सामने उसको ये बता रहा था कि अगर एक एंटर करोगे तो तुम्हारा एरिया मिलेगा, 2 एंटर करोगे तो सर्कमफेरेंस मिलेगा। तो जो भी उसमें वैल्यू एंटर करेगा वो चॉइस में जाके स्टोर हो जाएगी। फिर कंडीशन लगाई, इफ़ वाला ब्लॉक लगाया। इफ़ चॉइस जो कि इस मैसेज बॉक्स में के थ्रू आई है 1 या 2, वो चेक करेगा। इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 1, अगर चॉइस 1 है तो क्या कर दो, रेडियस इंटू 3.14, क्योंकि एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करके जो भी रेडियस आएगा वो एरिया में स्टोर हो जाएगा। एल्स इफ चॉइस अगर 2 है, अगर चॉइस 2 है तो क्या कर दो 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफेरेंस का फार्मूला 2 पाई आर होता है। तो वो 3.14 इंटू रेडियस जो भी यूज़र ने एंटर की, इन सब को मल्टीप्लिकेशन करके सर्कमफेरेंस में स्टोर हो जाएगा। और इसका जब इधर आएगा, अगर चॉइस 2 1 है तो साथ ही मैसेज बॉक्स में शो करवा देगा एरिया ऑफ द सर्कम्स, ये डबल कोटेशन के अंदर है, ये ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा और इधर एरिया की वैल्यू आ जाएगी। सेम यही चीज़ मैसेज बॉक्स में सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऐसे आ जाएगा और सर्कमफेरेंस की वैल्यू शो हो जाएगी। और अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं, ना 1 एंटर करता है ना 2 एंटर करता है, तो फिर मैसेज बॉक्स शो करा दे एल्स इनवैलिड चॉइस, यानी कि 3 4 या नेगेटिव कोई वैल्यू उसने एंटर किया तो उसका मैसेज शो हो जाएगा इनवैलिड एंट्री। तो इस तरह ये छोटा सा प्रोग्राम रन होगा। इसकी लॉजिक को समझ लें, रजिस्टर के ऊपर हल करने की कोशिश करें। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट और एज फॉलो, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए मुख्तलिफ रेट्स है। ये भी सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर यूनिट्स 300 या 300 से कम इस्तेमाल हुए तो 2 रुपये लगेंगे यूनिट के। अगर यूनिट जो इस्तेमाल हुए वो 300 से बड़े और 500 से छोटे, यानी कि 300 और 500 की रेंज के दरमियान है तो 5 रुपये का यूनिट लगेगा। अगर 500 यूनिट से एक्सीड, यानी जितने भी हैं 500 से बस भर गए हैं तो वो उसका रेट 700 लगेगा। फिर ए लाइन रेंट 500 150 रुपये लगेंगे हर बिल में, और सरचार्जेस 5% एक्स्ट्रा लगेंगे इफ़ द बिल इज़ 2000, यानी कि अगर उसका टोटल बिल जो बनता है अगर 2000 बनता है तो उसके ऊपर 5% फिर एक टैक्स लगेगा। और 150 ये फिक्स है, हर किसी को ही लगेगा, जित बेशक उसने 300 से कम यूनिट यूज़ किए हैं या 300 से 500 के रेंज के दरमियान यूज़ किए हैं या 500 से ज़्यादा यूज़ किए हैं, उसको 150 लगने हैं। लेकिन 15% मज़ीद टैक्स कब लगना, जब उसका बिल 2000 से ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि एक नॉर्मली कंडीशन है कि ये हो तो ये कर दो, ये हो तो ये कर दो। ये वही चीज़ है, नया प्रोजेक्ट बनाया, बटन लगाया, बटन के क्लिक की मोड के ऊपर हमने ये कोडिंग करनी है। डिम यूनिट एज इंटीजर, यूनिट की वैल्यू जो कि इनपुट ली जाएगी क्योंकि उसी के ऊपर सारा प्रोग्राम बेस कर रहा है। फिर सरचार्जेस एज इंटीजर, सरचार्जेस जितने उसके ऊपर। डिम बिल एज सिंगल, इशारे में भी आ सकता है बिल। फिर इनपुट किया यूज़र से कि भाई एंटर करे जितने भी यूनिट कंज्यूम हुए वो यूनिट्स में सेव हो जाएगा। इफ़ यूनिट्स की तादाद बड़ी है 500 से, देन बिल हो जाएगा यूनिट्स इंटू 7, क्योंकि वो 7 रुपये का है। एल्स इफ यूनिट्स बड़ी है 300 से, यूनिट्स बड़े हैं 300 से, तो पे क्या है यूनिट 500 का। एल्स इफ यूनिट्स बड़े हैं 300 से, देन यूनिट्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, क्योंकि यही कंडीशन दी गई है और जो भी वैल्यू आएगी उसको बिल के अंदर स्टोर कर देना है। इसके अलावा एल्स
इसके अलावा 2 रुपये का यूनिट है, और जो भी मल्टीप्लाई जितने भी यूनिट हुए उसको 2 से मल्टीप्लाई करके बिल में स्टोर करा देना और एंड इफ हो जाएगा। आखिर पे जो भी बिल की वैल्यू बेशक ये वाली आ रही है, बिल की वैल्यू बेशक ये वाली आ रही है या ये वाली आ रही है, इन तीनों में से किसी एक ने ही आना है। जो भी बिल की वैल्यू आएगी वो 7 प्लस कर देना 150, ये हर किसी को 7 देने ही पड़ेंगे, और फिर इसको फिर एक बिल में स्टोर कर देना, यानी कि 150 उसमें ऐड कर देना जो भी बिल की वैल्यू है। फिर क्या करना है, कंडीशन है इफ़ बिल यानी कि ये टोटल जितना ही बनता है वो ज़्यादा है 2000 से, देन क्या करो, बिल प्लस यानी कि जो एक्चुअल बिल है वो बेशक वो 3000 है, 2500 है, बस 2000 से ऊपर है जितना भी है, प्लस बिल का 5% जो है ना उसको ऐड करके फिर बिल को दे दो। यानी कि पहले बिल जितना भी आया यहाँ से उसमें 150 ऐड करके बिल की नई वैल्यू बन जाएगी, फिर बिल की जो नई वैल्यू बनेगी उसके अंदर बिल का ही 5% ऐड करके फिर बिल को दे देना कि अब तुम्हारी ये वैल्यू है। ये तब कब होगा, जब 2000 से भी ज़्यादा बिल एक्सीड हो करेगा, तो ये इफ़ वाली कंडीशन एंड हो जाएगी। मैसेज बहुत आ जाएगा टोटल बिल एंड बिल की वैल्यू जितने भी वो शो हो जाएगी। इसी तरह ये क्वाड्रेटिक फार्मूले का फंक्शन है, ये आप देख सकते हैं। ये इसमें ये बताना है कि हमने जो रूट्स ए बी सी की वैल्यू लेके निकलते हैं वो रियल हैं या नहीं रियल। उसमें सिंपल सा ये फार्मूला है कि अगर बी की 2 माइनस 4ac जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं की वैल्यू अगर ज़ीरो आ जाती है या ज़ीरो से लेस दैन आ जाती है तो हम उसको अनरियल कहते हैं, वो कम्प्लेक्स में आ जाता है। अगर ज़ीरो से बड़ी आ जाती है तो हम उसको कहते हैं वो रियल है, अगर ज़ीरो आ रही है तो वो इक्वल है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ ज़रब करके बी की 2 का मतलब बी इंटू बी माइनस 4ac निकाल के उनका फिर स्क्वायर रूट लेके जितनी भी वैल्यू आती हैं उसको मल्टीप्लाई करके डिवीजन करके जो भी आंसर आता है उस लिहाज से ये फार्मूला लिखा है। इसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है कि हमने पहले ए की वैल्यू ली, फिर बी की वैल्यू ली, फिर सी की वैल्यू ली, फिर डी के अंदर क्या किया, बी की 2 जो कि हमने बी इंटू बी के की फॉर्म में लिख दिया -4ac, ये चीज़ है असल में डिस्क्रिमिनेंट। तो ये अगर कह रहा है कि पहले अगर ये देख लेगा कि अगर ए की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है या वो नहीं निकल सकता, क्योंकि अगर ए की वैल्यू नहीं है तो प्रोग्राम आगे चलेगा ही नहीं। इसी तरह दूसरी कंडीशन है कि वो डी से छोटा है तो कह दो नॉट रियल, तो आगे ये फार्मूला क्लियर करके तो उन्होंने ए x1 और x2 की वैल्यू बताई गई है। इसको रजिस्टर पे हल कीजिएगा और जिस चीज़ की ना समझ आए वो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी BSc 2 ईयर प्रोग्राम डिग्री का हिस्सा है, ये उस विजुअल बेसिक की सीरीज़ का 26 यानी कि 26 नंबर लेक्चर है। इस वीडियो में हम देखेंगे कंपाउंड कंपैरिजन क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, यानी कि एंड और नॉट जिसको हम यूज़ करते हैं। चलें देखते हैं। कंपाउंड कंपैरिजन। कंपाउंड कंपैरिजन a type of comparison in which more than one conditions are evaluated is called compound comparison। यानी कि ऐसी कंडीशन या ऐसे स्टेटमेंट जिसमें एक से ज़्यादा कंडीशन को देखा जाता है उस कंपाउंड कंपैरिजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हमने देखा था कि सिर्फ मार्क्स अगर इतने हैं तो ये काम कर दो, अगर मार्क्स इतने हैं तो ये काम कर दो, यानी कि सिर्फ एक कंडीशन को देखते थे। लेकिन अब एक से ज़्यादा कंडीशन देखी जाएंगी। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट बाय टेस्टिंग मैनी कंडीशन। फॉर एग्जांपल ए प्रोग्राम इनपुट 2 नंबर्स, 2 नंबर लेता है प्रोग्राम, इट डिस्प्ले ओके। ओके तब डिस्प्ले होगा जब इफ़ वन नंबर इज़ ग्रेटर देन 100, अगर एक नंबर 100 से बड़ा होगा, एंड सेकंड नंबर इज़ लेस देन 100, यानी कि काम एक ही होगा, ओके ही प्रिंट होगा लेकिन कंडीशन 2 चेक होंगी।
कि अगर 2 नंबर एंटर हुए हैं तो वो पहला नंबर 100 से कम होगा, दूसरा नंबर 100 से बड़ा होगा, दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तो ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। Logical operators are used to evaluate more than one condition in single conditional structure. The three logical operators are AND, OR, and NOT operator. 3 लॉजिकल ऑपरेटर हैं जो कि पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं, बेशक वो विजुअल बेसिक हो, बेशक वो PHP हो, बेशक वो पाइथन हो, रूबी हो, रेल हो, किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही कंसेप्ट चलता है, एंड ऑपरेटर, ऑर ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। बेशक वो C++ हो, C# हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक बेसिक कंसेप्ट है। एंड ऑपरेटर, द AND AND operator is used to evaluate two conditions. It produces true result if the both conditions are true. It produces false result if any one condition is false. यानी कि 2 कंडीशन है, दोनों में से अगर कोई एक भी फॉल्स हुई तो इसका आउटपुट फॉल्स आएगा, अगर दोनों में से दोनों ट्रू हुई तो वही आउटपुट ट्रू आएगा। ये देखें, कंडीशन 1 फॉल्स, कंडीशन 2 फॉल्स, तो आउटपुट फॉल, कंडीशन 1 फॉल, कंडीशन 2 ट्रू, एक भी अगर फॉल हुई तो फिर भी फॉल आएगा। जैसा कि हम कहते हैं पेट्रोल और मोटरसाइकिल होगी तो मैं जाऊंगा, इसी तरह दोनों कंडीशनें ट्रू होंगी तो ही आउटपुट ट्रू आएगी, यानी कि फिर ओके होगा कि पेट्रोल भी होगा और मोटरसाइकिल भी होगी। कोई एक भी गलत चीज़ हुई या ना हुई तो वो फॉल्स रिटर्न होगा। ये देखें, ट्रू और ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, वरना एक भी फॉल्स आ जाए, बेशक इधर या बेशक दोनों में, तो वो फॉल्स ही रहेगा। यानी कि एंड का मतलब है कि दोनों तरफ ट्रू होना चाहिए तो ही ट्रू रिजल्ट मिलेगा। सपोज ए इज इक्वल टू 100, बी इज इक्वल टू 50, ए 100 है, बी 50 है। कंडीशन क्या है, ए बड़ा हो 10 से, ठीक है, ये 10 से बड़ा है क्योंकि वो 100 है। सपोज ए इज इक्वल टू 100 एंड बी इज टू 50, द कंडीशन ए बड़ा है 10 से, ऐसा ही है क्योंकि ए 100 है और 10 से बड़ा है, एंड ए एंड डी एंड जो कि एक की वर्ड है, एक रिजर्व वर्ड है, और बी बड़ा है 10 से, बाकी बी तो 50 है, वो भी 10 से बड़ा है, इज ट्रू। यानी कि ये कंडीशन जो है इसका आउटपुट ट्रू आएगा क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं, बी भी है 10 से बड़ा और ए भी 10 से बड़ा है, बी 50 और ए 100। इट कंटेन टू कंडीशंस एंड बोथ आर ट्रू, दोनों 2 कंडीशनें मिली हैं, एक ये और एक ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। सो द होल कंपाउंड कंडीशन इज ट्रू, तो ओवरऑल फिर इसका रिजल्ट भी ट्रू आएगा। द कंपाउंड कंडीशन ए बड़ा है 50 से एंड बी बड़ा है 50 से इज फॉल्स, यानी कि ए भी बड़ा है 50 से, बी भी बड़ा है 50 से, फॉल्स होगा। क्यों, ए तो 100 है, वो तो 50 से बड़ा हो गया, लेकिन बी 50 है, वो 50 से कैसे बड़ा हो सकता है, इसलिए ये फॉल्स आएगा। इट कंटेन टू कंडीशन, वन कंडीशन ए बड़ा है 50 से इज ट्रू एंड सेकंड कंडीशन बी बड़ा है 50 से इज फॉल्स, क्योंकि वो तो 50 है, 50 से बड़ा 50 से नहीं हो सकता। सो द होल कंपाउंड कंडीशन इज फॉल, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट फॉल आएगा क्योंकि एक कंडीशन भी गलत हो गई तो ओवरऑल कंडीशन गलत हो जाएगी। OR operator, the OR operator is used to evaluate two conditions. It produces true result if the either condition is true. ये तब ट्रू देता है जब कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए। जो हमने पहले एंड ऑपरेटर देखा था वो कब ट्रू देता है, जब दोनों ट्रू हों, और फॉल्स कब देता है, जब उनमें से कोई भी एक फॉल्स आ जाए तो फॉल्स। लेकिन ये ट्रू कब देता है, जब कोई एक ट्रू आ जाए तो ट्रू दे देता है। इट प्रोड्यूस फॉल्स दैट इफ बोथ कंडीशन इज फॉल्स, एक भी ट्रू आ जाए तो ट्रू, लेकिन अगर दोनों तरफ से फॉल्स आ जाए तो ये फॉल्स देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मोटरसाइकिल और पेट्रोल की एग्जांपल ली एंड कंडीशन में, इसी तरह अगर मोटरसाइकिल और साइकिल की एग्जांपल लें तो ये कहा जाए कि यहाँ मोटरसाइकिल हो यहाँ साइकिल हो, चले जाना, यानी कि कोई एक भी चीज़ अवेलेबल हुई तो तुम चले जाना। सेम इसी तरह अगर दोनों फॉल्स हुए, ना मोटरसाइकिल हो ना साइकिल हो, तो वो नहीं जा सकता।
तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी कि दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं। लेकिन इन दोनों में से कोई एक चीज़ अवेलेबल हो तो क्या कहा जा सकता है कि आउटपुट ट्रू हो गई है। सपोज a is equal to 100, b is equal to 50, द कंपाउंड कंडीशन a, अगर a कह रहा है 100 है, b जो है 50 है, तो a बड़ा है 50 से, बिल्कुल ठीक है, या b बड़ा है 50 से इज़ ट्रू। अब ये ट्रू हो गया, पीछे ये फॉल्स है क्यों कि तब ये फॉल्स हो रही थी और एंड में एक भी फॉल्स आने पे वो फॉल्स हो जाता है। लेकिन यहाँ और है ओ आर आर, तो इसमें से एक भी ट्रू, जो कि ये ट्रू है होने पे आउटपुट ट्रू आएगी। पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरी कंडीशन फॉल्स, आउटपुट फॉल। पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरी कंडीशन ट्रू, आउटपुट ट्रू। पहली ट्रू, दूसरी फॉल्स, आउटपुट ट्रू। दोनों ट्रू ट्रू, यानी कि कोई एक ट्रू और ऑपरेटर में दोनों कोई में कोई एक ट्रू आ जाए तो वो एज ए होल ट्रू हो जाता है, लेकिन दोनों फॉल्स होने पे वो फॉल्स हो जाता है। द कंपाउंड कंडीशन ए बड़ा है 500 से, बिल्कुल ऐसा ही है, और बी भी बड़ा है 500 से, बिल्कुल ऐसा ही है, इज फॉल्स बिकॉज बोथ कंडीशन आर। द कंपाउंड कंडीशन ए बड़ा है 500 से, जो कि गलत है क्योंकि ए तो 100 है, और बी बड़ा है 500 से, क्योंकि ये भी गलत है क्योंकि बी तो 50 है, वो 500 से कैसे बड़ा हो सकता है। तो ये दोनों फॉल्स हैं, तो जब दोनों फॉल्स हैं तो इनका ओवरऑल रिजल्ट भी फॉल्स आ जाएगा। नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर इज यूज टू रिवर्स द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन। कोई एक कंडीशन का रिजल्ट आए, बेशक वो एंड की तरफ से आए, बेशक वो आर की तरफ से आए, बेशक ट्रू या फॉल्स कोई भी आए, उसको रिवर्स करने के लिए नॉट ऑपरेटर यूज किया जाता है। इट प्रोड्यूस ट्रू रिजल्ट इफ द कंडीशन इज फॉल, अगर फॉल कंडीशन आई है तो उसको ये ट्रू कर देगा, अगर ट्रू आई है तो उसको फॉल कर देगा। इट प्रोड्यूस फॉल रिजल्ट इफ द कंडीशन इज ट्रू, यानी कि ऑपरेटर नॉट यूज होता है नॉट ही, कंडीशन अगर ट्रू है तो रिजल्ट हमें मिलेगा फॉल। नॉट, दोनों में नॉट यूज होगा, पहले ए एन डी था, दूसरे में ओ आर था, तीसरे में एन ओ टी है, अगर फॉल है तो ट्रू मिलेगा। सपोज ए इज इक्वल टू 100, ए 100 है और बी 50 है, दी कंडीशन क्या है, एन ओ टी नॉट ए इज इक्वल टू बी इज ट्रू। कैसे ट्रू है, ए 100 है, बी 50 है, तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है, तो कंडीशन ऑटोमेटिकली ये फॉल है। लेकिन चूंकि नॉट लगा हुआ इसलिए ये हमें आउटपुट ट्रू देगा, यानी कि कोई भी काम अगर सही है तो उसको ये उल्टा कर देगा, अगर उल्टा है तो उसको सही कर देगा। रिजल्ट ऑफ ए इक्वल टू बी इज फॉल बट नॉट ऑपरेटर कन्वर्ट इट इनटू ट्रू। द कंडीशन नॉट इज ट्रू फॉल्स। अब ये कंडीशन कह रहा है ये फॉल्स है, कैसे, ए बड़ा है बी से, बिल्कुल ऐसा ही है, करेक्ट है, ये आउटपुट ट्रू है कि ए बड़ा है बी से, ऐसा ही है क्योंकि ए 100 है बी 50 है, लेकिन नॉट ने इसको फॉल्स कर दिया, यानी कि रिवर्स कर दिया, उल्ट कर दिया। द कंडीशन इज इक्वल टू ए बड़ा है बी से इज ट्रू बट नॉट ऑपरेटर कन्वर्ट इट इनटू फॉल्स। ये प्रोग्राम है जो कि एंड ऑपरेटर की एग्जांपल है। राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट मार्क्स ऑफ द मैथ एंड इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश के मार्क्स एंटर होंगे। इट डिस्प्लेस, डिस्प्ले क्या करेगा, यू आर सिलेक्टेड इफ बोथ मार्क्स आर 80 और अबव, यानी कि दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स अगर 80 या इससे अबव हैं तो ये डिस्प्ले कर दे यू आर सिलेक्टेड। अक्सर आपने सुना होगा कि पहली मेरिट लिस्ट लगती है किसी यूनिवर्सिटी में या किसी और जगह एडमिशन लेने के लिए, फिर दूसरी मेरिट लिस्ट लगती है, तो वो इसी बेस पे होती है कि पहले जो हाई मार्क्स वाले बच्चे होते हैं उनको रख ले रहता है, फिर जितनी सीट्स रह जाती हैं उनको अलग क्राइटेरिया में बना के रख ले जाता है कि किन के इंग्लिश में मार्क्स ज़्यादा हैं या मैथ में मार्क्स ज़्यादा हैं या किसी और स्पेशल सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा हैं, उनको एडमिशन दिया जाता है। तो सेम यही हालत है इधर भी कि कह रहा है इट डिस्प्लेज यू आर नॉट सेलेक्टेड अदरवाइज, यानी कि इसके अलावा अगर कोई भी कंडीशन आ रही तो कह दो कि अभी तुम सेलेक्ट नहीं हुए या सेलेक्ट नहीं हो। ये फॉर्म है, उसका एक बटन लगाया, बटन के ऊपर क्लिक करने फेस आ जाएगी। इसमें क्या है, डिम मैथ के मार्क्स एंटर करने के लिए और इंग्लिश के मार्क्स एंटर करने के लिए इंटीजर का, क्योंकि दोनों मार्क्स इंटीजर में ही होंगे, शारी वाली रकम में मार्क्स नहीं होंगे।
इनपुट बॉक्स के ज़रिए मैथ के मार्क्स लिए उसको मैथ के वेरिएबल में स्टोर करा दिया, और इनपुट बॉक्स के ज़रिए इंग्लिश के वेरिएबल मार्क्स लिए और उसको इंग्लिश के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। कंडीशन लगाई, इफ़ मैथ बड़ा है या बराबर है 80 के, मैथ के मार्क्स जो हैं वो 80 से बड़े हैं या बराबर हैं, एंड इंग्लिश के मार्क्स 80 से बड़े हैं, देन क्या करो, देन ये काम कर दो, क्योंकि ये उसके नेक्स्ट लाइन आ रही है और उसके अंदर आ रही है। यानी कि ये इफ़ से थोड़ा कुछ स्पेस के मतलब ये है कि इफ़ के ट्रू होने पे ये काम करना है। मैसेज बॉक्स यू आर सिलेक्टेड, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई एंड के ज़रिए दोनों ये भी और ये भी, एल्स अगर नहीं तो मैसेज बॉक्स शो करा दो यू आर नॉट सिलेक्टेड, और एंड इफ रन द प्रोजेक्ट एंड क्लिक द बटन, इनपुट बॉक्स विल बी अपीयर ट्वाइस, 2 दफ़ा इनपुट बॉक्स अपीयर होगा क्योंकि एक दफ़ा उसने मैथ के मार्क्स लेने हैं और दूसरी दफ़ा उसने इंग्लिश के मार्क्स लेने हैं। एंटर 89 एंड 82 मार्क्स रिस्पेक्टिवली, बिलतरतीब 89 और 82 मार्क्स एंटर किए जाएँ। ए मैसेज विल बी अपीयर यू आर सिलेक्टेड, क्योंकि ये दोनों मार्क्स जो हैं 80 से बड़े हैं। स्टॉप द प्रोजेक्ट, रन इट अगेन एंड एंटर 89 एंड 50, ए डिफरेंट मैसेज विल बी अपीयर इन द मैसेज बॉक्स, क्योंकि ये एक वैल्यू ट्रू नहीं हो रही तो ये मैसेज बॉक्स शो करेगा यू आर नॉट सिलेक्टेड। ये और वाले ऑपरेटर की एग्जांपल है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट ए करेक्टर एंड डिस्प्ले वेदर इट इज़ वॉवल और नॉट, यानी कि ऐसा प्रोग्राम जो कि कोई भी एक इंग्लिश का करेक्टर एंटर करने पे ये बताएगा, कोई भी करेक्टर इनपुट करने पर वो बताएगा कि वो करेक्टर वॉवल है या नहीं है। तो चलो देख लेते हैं कि डिम सी एच के नाम से एक स्ट्रिंग लिया, क्योंकि करेक्टर जो है वो स्ट्रिंग में ही होगा। फिर इनपुट बॉक्स के ज़रिए करेक्टर की वैल्यू ली और उसको सी एच में स्टोर करा दिया। कंडीशन लगाई, इफ़ सी एच बराबर है इसके या सी एच बराबर है इसके या सी एच बराबर है ई के या सी एच बराबर है छोटा ई के या सी एच बराबर है आई के या सी एच बराबर है छोटे आई के या सी एच बराबर है ओ के या सी एच बराबर है छोटे ओ के या सी एच बराबर है यू के या सी एच बराबर है यू के, क्योंकि ये 5 वावर रूल होते हैं ए ई आई ओ यू। यूज़र वो है इनपुट करेगा अपर केस में या यूज़र इनपुट करेगा लोअर केस में, तो किसी एक केस में वो एंटर करेगा जिसकी वजह से उसको पहचान लिया जाएगा कि आया वो वावल है या नहीं। कैसे पहचाना जाएगा, इनमें से जितनी हमने कंडीशन लगाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंडीशन लगाई हैं, क्योंकि 5 वावल होते हैं और उसके छोटे बड़े केस मिला के 10 बन जाता है, 5 छोटे केस में 5 बड़े केस में। तो इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका मतलब होगा कि वो वावल है। तो इसलिए ये आर का ये फ़ायदा होता है, कोई एक भी ट्रू हो जाए तो इसका मतलब है कि ये जो करेक्टर एंटर किया गया है वो वावल है। अगर एक भी ट्रू हो गया तो मैसेज बॉक्स शो करा दो यू एंटर ए वावल, एल्स अदरवाइज शो करा दो एंटर करेक्टर इज नॉट अ वावल। छोटा सा क्विज है, इसको हल कीजिएगा। कंपाउंड स्ट्रक्चर हैज़ ओनली वन कंडीशन, यस और नो। देयर आर टू लॉजिकल ऑपरेटर, यस और नो। नॉट ऑपरेटर रिटर्न ऑलवेज फॉल, यस और नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी BSc 2 ईयर डिग्री कंप्यूटर साइंस का पार्ट है, ये इस लेक्चर की वीडियो नंबर 27 है। इस वीडियो में हम देखेंगे नेस्टेड इफ़ देन एल्स स्ट्रक्चर। पहले हमने सिर्फ इफ़ देखा था, फिर इफ़ देन देखा था, फिर इफ़ देन एल्स देखा था। अब नेस्टेड इफ़ देन एल्स क्या चीज़ है और उसकी एग्जाम्पल देखेंगे। नेस्टेड इफ देन एल्स स्ट्रक्चर। एन इफ स्ट्रक्चर विद इन एन इफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर। यानी कि अगर हमने कोई एक इफ कंडीशन लगाई है उसके अंदर फिर हमने एक और इफ कंडीशन लगा दी है तो उसको नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड इफ इज एज फॉलो, इफ कंडीशन देन
यानी कि अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर क्या करे, फिर जाके इफ़ को चेक करे, यानी कि इफ़ के अंदर एक इफ़ लगा दिया तो फिर उस स्टेटमेंट को हल करे। तो इस तरह एक ये इफ़ का आउटर ब्लॉक है और ये जो है इसको इफ़ का इनर ब्लॉक कहते हैं। यानी कि एक दो तरह के इफ़ हैं, एक आउटर और एक इनर। वर्किंग ऑफ नेस्टेड इफ़ क्या है कि इन नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट द कंडीशन ऑफ द आउटर इफ़ इज़ एवेल्युएट फर्स्ट, यानी कि पहले ये बाहर वाली आउटर की कंडीशन की जो है ये पहले एवेल्युएट होती है। इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर ये ट्रू आ जाए, द कंट्रोल एंटर इन द इनर इफ़ ब्लॉक, अगर ये ट्रू हो तो ये कंट्रोल ये इनर ब्लॉक में एंटर होगा। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल द इनर एफ इज़ स्किप्ड, अगर तो ये ट्रू है तो इसके अंदर फिर एंटर होगा, लेकिन अगर ये फॉल्स आ गए तो इसको स्किप करके ये बाहर आ जाएगा इस स्टेटमेंट पे। एंड कंट्रोल डायरेक्टली मूव टू द एल्स पार्ट of the outer if. If outer if is true, then control enter in inner if statement. The inner if is evaluate according to the simple if statement. यानी कि अगर ये ट्रू है तो फिर इसमें एंटर होगा नेक्स्ट इफ में, वरना ये अपने एल्स में चला जाएगा। लेकिन अगर ट्रू है तो फिर उसके सिंपल जैसे हमने पहले स्टेटमेंट देखी थी उसको एग्जीक्यूट करके बाहर चला जाएगा, उस प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। उसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, उसने कंडीशन चेक की, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर आगे जाके फिर उसको एक कंडीशन का सामना पड़ेगा, यानी कि ये इफ़ लगा है और उसके अंदर ट्रू होने पे फिर उसको एक इफ़ देखना पड़ेगी। अगर फिर मज़ीद इफ़ ट्रू है तो उसके आगे को क्या प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, एल्स के आगे प्रोग्राम क्या एग्जीक्यूट करना है, कोई भी स्टेटमेंट लिखी होगी। लेकिन स्टार्टिंग में ही अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल है, तो वो सीधा एल्स पे जाके अपनी स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देगा। Write a program that input mark of the math and English into text boxes. ये दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, उनके अंदर एक के अंदर ये लिखा हुआ है मैथ के एंटर करें और दूसरे में इंग्लिश के मैथ के और इंग्लिश के मार्क्स एंटर करें। इट डिस्प्लेस ग्रेट इफ़ बोथ आर 80 अबव, अगर दोनों के मार्क्स यानी कि मैथ और इंग्लिश के मार्क्स 80 से अबव हैं तो ग्रेट शो करे। गुड इफ़ मैथ इज़ 80 एंड अबव एंड बैड अदरवाइज, यानी कि अगर दोनों के 80 से ज़्यादा हैं तो शो करे यू आर ग्रेट या सिंपल ग्रेट। लेकिन अगर सिर्फ मैथ के 80 से ज़्यादा, इंग्लिश के साथ कोई भी नहीं पता वो कितने हैं कितने नहीं, तो गुड शो करो। लेकिन अगर मैथ के 80 से कम है तो बैड शो करा दो। यानी कि तीन चीज़ें हैं, या दोनों अबव हों, या सिर्फ मैथ के अबव हों, या मैथ के कम हों। तो इसमें देख लेते हैं कि एक डिम मैथ का वेरिएबल लिया और एक इंग्लिश का वेरिएबल लिया, दोनों को इंटीजर में रखा। दोनों की इंटीजर टाइप रखी क्योंकि मार्क्स इंटीजर में ही होंगे। फिर टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स 1 की जो टेक्स्ट है उसके अंदर जो भी आएगा उसको मैथ में स्टोर करा दिया। फिर टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 के जो भी वैल्यू है इसको इंग्लिश में स्टोर करा दिया। फिर कंडीशन क्या लगाई, इफ़ मैथ यानी कि मैथ के जो मार्क्स हैं वो 80 से बड़े हैं तो फिर जाके इंग्लिश के चेक करो। यानी कि अगर मैथ के मार्क्स 80 से बड़े हैं तो इंग्लिश के चेक करो। फिर अगर इंग्लिश के भी 80 से बड़े हैं तो देन मैसेज बॉक्स शो करा दो ग्रेट। लेकिन अगर मैथ के बड़े हैं 80 से, इंग्लिश के बड़े नहीं हैं, तो फिर मैसेज बॉक्स शो करा दो गुड, क्योंकि फिर उसके वो एल्स के पार्ट में चलाएगा, इफ़ के पार्ट में नहीं जाएगा अगर कंडीशन दूसरी ट्रू ना हुई तो। लेकिन अगर पहले ही ट्रू नहीं है वो आउटर वाले, तो सिंपल वो स्किप करके एल्स वाले में चला जाएगा, तो वो कह देगा बैड। इसको रजिस्टर के ऊपर हल करने की कोशिश करें, इसकी लॉजिक समझें और इसको ज़ुबानी हल करने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको बेहतर समझ आएगी। रन द प्रोजेक्ट, एंटर मार्क्स इन टेक्स्ट बॉक्सेस एंड क्लिक द बटन। कह रहा रन करें और जब आप मार्क्स एंटर करेंगे मैथ और इंग्लिश बोथ के 80 से ऊपर तो वो ग्रेड शो करेगा, मैथ के 80 से ऊपर इंग्लिश के 80 से कम तो वो गुड शो करेगा, मैथ के 80 से कम इंग्लिश के 80 से ज़्यादा तो वो बैड करेगा, क्योंकि हमने कंडीशन मैथ के ऊपर लगाई है ना कि इंग्लिश के ऊपर। और मैथ के भी कम इंग्लिश के भी कम तो वो बैड। इंग्लिश के बेशक एक्सीडेंट हो लेकिन
जब मैथ किसी से कम है तो उसने कह देना बैड, क्योंकि हमने मैथ के ऊपर कंडीशन लगाई है, ना कि इंग्लिश के ऊपर। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर एंड डिस्प्ले स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग नेस्टेड इफ, यानी कि इफ के अंदर इफ इस्तेमाल करते हुए स्मॉलेस्ट नंबर को हमने मालूम करना है। तो 3 नंबर होंगे, पहला ए में रखा, दूसरा बी में, तीसरा सी में। इनपुट करके 3 वैल्यू हमने ली। इफ ए छोटा है बी से, देन यानी कि ए बी से तो छोटा होगा, फिर चेक कर लो क्या वाकई ए सी से भी छोटा है। तो मैं सिर्फ बॉक्स शो कर रहा दो ए इज स्मॉलेस्ट, क्योंकि ए बी से पहले छोटा था, अब ए सी से भी छोटा है, तो फिर पीछे रह गया, दोनों से छोटा है तो फिर छोटा ही है। एल्स अगर ए छोटा है बी से लेकिन ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो फिर क्या इस केस में चलाया जाएगा, ए छोटा है बी से, मैं सिर्फ वो शो करा दो सी इज स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि ए तो छोटा हो गया। अब क्योंकि ए छोटा है बी से लेकिन वो सी से छोटा नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि वो सी जो है ना वो खुद छोटा नंबर है सबसे। इसी तरह इस इफ एल्स में क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी कि ए नहीं है छोटा बी से, तो फिर चला चेक करो जाके, इफ बी छोटा है सी से, देन मैं सिर्फ वो शो करा दो बी इज स्मॉलेस्ट, एल्स शो करा दो सी इज स्मॉलेस्ट, और नीचे एंड इफ और एंड सब। हाउ इट वर्क, ये कैसे काम करता है। द प्रोग्राम इनपुट 3 नंबर एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट वन व्हेन द कंट्रोल एंटर द आउटर लूप। इफ फर्स्ट कंडीशन ए छोटा है बी से इज इवेलुएट, इफ इट इज ट्रू द कंट्रोल एंटर इन द इनर, यानी कि अगर ये पहली कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो इस इनर लूप में आएगा। इस तरह ये काम कर रहा है। राइट ए प्रोग्राम दैट एंटर 3 नंबर एंड डिस्प्ले वेदर ऑल द नंबर आर इक्वल और नॉट यूजिंग नेस्टेड इफ, यानी कि 3 नंबर लेने और ये शो करवाना है कि वो तीनों नंबर इक्वल हैं या नहीं इक्वल, यूजिंग नेस्टेड इफ। तो क्या इफ कंडीशन लाई ए इक्वल टू बी, पहले ये चेक कर ले कि ए भी बराबर है, अगर बराबर है तो फिर चेक करो ए सी से भी बराबर है, तो इसका मतलब है अगर ये भी बराबर है तो ये तीनों बराबर है, तो मैं सिर्फ शो करा दो ऑल नंबर आर इक्वल, अदरवाइज शो करा दो नंबर्स आर डिफरेंट या नंबर आर डिफरेंट। ये छोटा सा क्विज है, इसके आंसर कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आउटर इफ इज एवेल्युएट फर्स्ट, यस और नो। फर्स्ट there must be only one loop within loop, yes or no. We can nest it only one time, yes or no. Thank you for watching. Allah Hafiz. अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी 2 ईयर BSc कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम का हिस्सा है, ये इस विजुअल बेसिक बुक का लेक्चर नंबर 28 है। इस पूरी प्ले लिस्ट में विजुअल बेसिक के लेक्चर अवेलेबल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे सेलेक्ट केस स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके एग्जाम्पल प्रोग्राम देखेंगे। सेलेक्ट केस स्ट्रक्चर। सेलेक्ट केस स्टेटमेंट इज अनदर कंडीशन स्ट्रक्चर, यानी कि एक और है। पहले हमने इफ एल्स देखा था। इट इज़ यूज फॉर चेकिंग द रिजल्ट फॉर ए सिंगल एक्सप्रेशन विद द मल्टीपल वैल्यू, यानी कि एक वैल्यू को हमारे पास होती है, हम उसके अंगेंस्ट है, या एक वैल्यू होती है, हम उसके अंगेंस्ट मल्टीपल वैल्यू को चेक करते हैं कि आया कि ये कहाँ फिट होती है या कौन सी कंडीशन इसके लिए ट्रू होती है। द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएट एट द टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर एंड इट रिजल्ट इज कंपेयर्ड विद द डिफरेंट वैल्यू, यानी कि टॉप से इवैल्यूएट होना शुरू होती है और मुख्तलिफ रिजल्ट के साथ कंपेयर करते हैं। इफ द रिजल्ट मैचेस विद एनी वैल्यू द कोरस्पॉन्डिंग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड, यानी कि अगर हमने 1 2 3 4 5 6 अगर हमने कंडीशनें लगाई हैं या स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, तो पहले इधर से चेक करेगा, अगर मैच हो गया तो ठीक, वरना नीचे आ जाएगा। अगर इधर चेक करेगा तो मैच हो गया तो ठीक, वरना इधर आ जाएगा। इस तरह चेक करते करते जिस ब्लॉक पे भी वो कंडीशन मैच हो गई वो वहाँ से स्किप करके
एंड पे आ जाएगा, यानी कि उसको मज़ीद चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इफ़ एल्स की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका फ़ायदा है इफ़ एल्स से, वो हम आगे देखते हैं कि ये इसका क्या फ़ायदा है। सिंटैक्स इसका है, द सिंटैक्स फॉर राइटिंग इस स्ट्रक्चर इज एज फॉलो। पर क्या कहते हैं, सिलेक्ट केस, ये हम उसका कीवर्ड है, और यहाँ हमने एक्सप्रेशन यानी कि कंडीशन लिखनी होती है, और यहाँ हमने एक्सप्रेशन लिखनी होती है कि क्या किस चीज़ को हमने कंपेयर करना है। केस 1 वैल्यू में हम पहली कंडीशन लगाते हैं कि अगर ये वैल्यू हो तो ये प्रोग्राम रन कर दो, अगर ये वैल्यू हो तो ये प्रोग्राम रन कर दो। इस तरह पहले वैल्यू दी जाती है कंडीशनल, और बाद में जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है वो उसकी स्टेटमेंट्स होती हैं। इस तरह करते करते एंड सेलेक्ट पे चलते जाते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। हेयर यानी कि जो पीछे हमने देखा, सेलेक्ट केस, केस एल्स एंड एंड सेलेक्ट आर द कीवर्ड्स। उसने कहा ये सेलेक्ट केस, केस वैल्यू और एंड केस एल्स और एंड सेलेक्ट जो है, एंड सेलेक्ट ये कीवर्ड्स हैं। एक्सप्रेशन कैन बी एनी वैलिड एक्सप्रेशन दैट रिजल्ट्स इन द इंटीजर या स्ट्रिंग वैल्यू। यू कैन यूज एनी नंबर ऑफ केस वैल्यू, किसी भी नंबर को हम केस वैल्यू के तौर पर इस्तेमाल किया सकते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज गुड अल्टरनेटिव फॉर द नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर, यानी क्या अगर हम नेस्टेड इफ जो लगाते हैं उसका, और या सिंपल इफ वाला लगाते हैं इफ एल्स वाला, उसके अल्टरनेटिव ये बहुत अच्छा है। It can easily be used when there are many choices available. It is very simple and easy to understand. कह रहा है अगर बहुत ज़्यादा choices available हैं, अगर 1 2 3 4 हैं तो फिर तो if else ही लगा सकते हैं, और ये select case भी लगा सकते हैं, नो इशू। लेकिन अगर choices बहुत ज़्यादा हैं तो फिर हमें मस्ट चाहिए कि हम केस सेलेक्ट करें। एग्जाम्पल है, राइट ए प्रोग्राम डैट टेक्स ए नंबर बिटवीन 1 से 5 तक एंड डिस्प्ले इट्स स्ट्रिंग इक्वलेंट, यानी कि 1 से लेकर 5 तक कोई एक नंबर एंटर किया जाएगा, और उसके अगेंस्ट अगर 1 मैथमेटिकली 1, इस तरह अगर हम 1 एंटर करेंगे तो ये हमें देगा ONE1। इस तरह अगर 1 एंटर करेंगे तो हमें देगा ONE1, अगर 2 एंटर करेंगे तो हमें देगा TW2। इस तरह यानी कि मैथमेटिकली उसको एंटर किया गया डिजिट उसकी इंग्लिश में उसकी स्ट्रिंग एंटर रिटर्न करेगा। इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1 और ग्रेटर देन 5, यानी कि ये एक कंडीशन है कि अगर 1 से छोटा या 5 से बड़ा हो, इट डिस्प्ले आउट ऑफ रेंज, यानी कि ये आउट ऑफ रेंज है, ये मैसेज हमें शो करा दे। क्योंकि हमने कहना है ये है कि 1 से लेकर 5 तक एंटर करो, अगर उसने 1 से लेकर 5 एंटर नहीं किया तो फिर कह दिया जाएगा आउट ऑफ रेंज। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द यूज़र एंटर 2, इट डिस्प्ले इक्विवेलेंट स्ट्रिंग TW2। ये वही है, स्टार्ट किया नया प्रोजेक्ट, और उसके अंदर इस तरह एक ये लेबल लगाया कि ये लेबल लगाया, उसके ऊपर लिख दिया कि 1 से लेकर 5 तक एंटर करें, और यहाँ उसका आउटपुट शो करवाया दिया जाएगा। और ये कन्वर्ट एक बटन लगाया, उसकी कैप्शन कन्वर्ट रह दी, और इसके क्लिक इवेंट पे ये कोडिंग वाली विंडो ओपन होगी, और इसके अंदर ये कोडिंग लिखी गई है। डिम एन एज इंटीजर, यानी कि इंटीजर नंबर लेने के लिए। फिर text1 डॉट टेक्स्ट, यानी कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी एंटर हुआ उसको हमने n में रख दिया। फिर सेलेक्ट केस n, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी n के अंदर उसको हमने केस बना दिया, n को हमने केस बना दिया, और केस के ऊपर हम अब काम करेंगे। अगर केस 1 बनाया n के ऊपर, केस 1 क्या है, text2 डॉट टेक्स्ट, यानी कि जो text2 का बॉक्स है उसको कर दो 1। कब, जब हमें n की वैल्यू 1 आए, यानी कि जब हमें n की वैल्यू 1 आए तो ONE1 रह दो किसमें, text2 डॉट टेक्स्ट बॉक्स में, यानी कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स में 1 आए तो यहाँ ONE1 लिख दो। सेम इसी तरह अगर टेक्स्ट बॉक्स केस 2 में, यानी कि अदर केस में अगर 2 वैल्यू आए n की, क्योंकि हम n को ले रहे हैं इधर, ये सब n को फॉलो करेंगे कि n की वैल्यू अगर 1 आई है, अगर 2 आई है, 3 आई है, 4 आई है, 5 आई है, तो उस लिहाज से 2 के लिए ये 2 आएगा, 3 के अगेंस्ट ये वैल्यू आएगी, 4 के अगेंस्ट FOUR 4 आएगा, 5 के अगेंस्ट FIVE 5 आएगा। और एल्स केस, यानी कि अगर इनमें से कोई भी नहीं है, ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है, ना 5 है, जिस तरह हमने इफ एल्स में देखा था कि जब कोई भी कंडीशन
मैच कर रही हो तो एंड पे एक बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने एल्स में लिखते हैं उसने एग्जीक्यूट होना होता है। इसी तरह केसेस में भी किसी ना किसी एक कंडीशन में एग्जीक्यूट होना होता है, बेशक 1 2 3 4 में, या इसका डिफ़ॉल्ट जो केस होता है उसको एल्स केस में जो भी हमने वैल्यू रखी है तो वो हमें मिल जाएगी आउट ऑफ रेंज, अगर कोई भी वैल्यू ट्रू ना हुई तो नीचे एंड सेलेक्ट जो हमने केस सेलेक्ट शुरू किया था वो इधर एंड भी करना है, और एंड सब जो है वो तो प्रोग्राम का एंड सब होगा। प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो इधर 3 एंटर किया तो उसकी कैप्शन में आ गया THR3, लेकिन अगर 25 एंटर किया तो इधर आ गया आउट ऑफ रेंज। इन द above example the value of n is evaluated and is compared with the value of the case statement, यानी कि केस स्टेटमेंट के साथ उसकी वैल्यू कंपेयर की गई है। ओनली वन केस एग्जीक्यूट हुज वैल्यू मैचेस विद द वैल्यू ऑफ n। इफ द वैल्यू ऑफ n डज नॉट मैच विद एनी केस द केस एल्स एग्जीक्यूट, यानी कि किसी एक वैल्यू से वो एग्जीक्यूट होकर कंपेयर करके वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अगर कोई भी वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं होती तो वो जो हमने केस एल्स केस में रखा है फिर वो वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसी तरह राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी इशारे वाला एक नंबर लिया जाएगा यूजर से, एन ऑपरेटर एंड अनदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फिर उसके बाद एक ऑपरेटर लिया जाएगा, ऑपरेटर मतलब जमा नफी ज़रब तकसीम, और फिर एक और फ्लोटिंग नंबर लिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इट डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑन द गिवन नंबर, यानी कि जो भी नंबर होगा उनके ऊपर वो परफॉर्म करेगा जो भी ऑपरेटर दिया गया। जमा नफी यानी कि 2 नंबर हो गए और जो उसने एक तरह का छोटा सा कैलकुलेटर होगा कि पहला नंबर और क्या करना है जमा करना है, और दूसरा नंबर पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, इस तरह जो भी उन्होंने ऑपरेटर को सिलेक्ट किया जाएगा उस लिहाज से एग्जीक्यूशन होगी। इफ द ऑपरेटर इज डिवीजन इट शुड चेक टू मेक द श्योर द डिवीजन इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर उसने कहा कि ऑपरेटर जो है वो डिवीजन का दिया गया तो फिर वो चेक किया जाएगा कि अगर डिवीजन की कमांड आई है तो फिर चेक किया जाएगा कि ये नॉट इक्वल टू 0 तो नहीं है, क्योंकि वो 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। इफ़ द ऑपरेटर इज नॉट ए प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन देन द प्रोग्राम शुड बी प्रिंट इन वैल्यू ऑपरेटर, यानी कि दो चीज़ें हैं, एक तो ये चेक करना है कि अगर डिवीजन का ऑपरेटर आ जाए तो उसमें ये चेक करना है कि दूसरा जो 0 वाला सीन तो नहीं है, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से तकसीम नहीं कर सकते, लेकिन वो दोनों अगर 0 नहीं है तो फिर एक और कंडीशन है कि जमा माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन के अलावा अगर कोई और ऑपरेटर दिया गया है फिर शो करा दो इनवैलिड ऑपरेटर। स्टार्ट ए न्यू स्टैंडर्ड ईयर प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट शुरू किया, प्लेस बटन ऑन द फॉर्म, नया फॉर्म के ऊपर बटन लगाया और बटन के क्लिक के के ऊपर ये कोडिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर क्या किया, डिम ए एज डबल, पहला नंबर लेने के लिए हम उसको सिंगल टैप है क्योंकि वो फ्लोटिंग पॉइंट है, उसको ए में स्टोर कर दिया, फिर करने के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर दूसरा बी को दूसरे नंबर को सेव करने के लिए, और एक ओपी के नाम का वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर जमा नफी ज़रब तकसीम सेव करने के लिए जो भी ऑपरेशन दिया गया जाएगा। इनपुट बॉक्स के जरिए पहले ए थे, यहाँ एंटर फर्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, उसको ए में रख दिया, ओपी ऑपरेटर भी लिया, और इनपुट बॉक्स के जरिए एंटर ऑपरेटर, कोई भी यूज़र फिर ऑपरेटर को एंटर करेगा और फिर बी के अंदर दूसरा नंबर स्टोर हो जाएगा। सिलेक्ट केस ऑन ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर एंटर किया जाएगा उसके ऊपर हमने सिलेक्ट केस बना दिया। पहला केस क्या है, अगर प्लस आ जाए, दूसरा केस क्या है माइनस आ जाए, तीसरा केस क्या है मल्टीप्लाई आ जाए, चौथा केस क्या है डिवीजन आ जाए। अगर प्लस आ जाए तो हमने क्या करना है, ए प्लस बी को प्रिंट कर देना है, अगर माइनस आ जाए तो ए माइनस बी को माइनस करके प्रिंट कर देना है, अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो ए मल्टीप्लाई बी करके प्रिंट कर देना है। और केस अगर डिवीजन क्या है तो इसमें हम मज़ीद देखेंगे, इफ़ बी इज इक्वल टू 0 तो प्रिंट कर दे डिवीजन बाई 0 इज़ नॉट अलाउ, या इस तरह कोई भी मैसेज आप शो करवा सकते हैं। एल्स अगर बी 0 नहीं है तो फिर क्या करते हैं, प्रिंट ए डिवाइडेड बाई बी, एंड इफ़ ये वाला ख़त्म हो जाएगा। और केस एल्स यानी कि अगर इन चारों में से कोई भी ऑपरेटर अगर नहीं है तो फिर क्या करते हैं, प्रिंट इनवैलिड ऑपरेटर, तो इधर आके एंड सेलेक्ट हो जाएगा जो हमने ये सेलेक्ट शुरू किया हुआ है, और एंड सब जो प्रोग्राम के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे छोटा सा क्विज है, इसको हल कीजिएगा। सेलेक्ट केस इज ए कंडीशनल स्ट्रक्चर, यस और नो, एंड सेलेक्ट इज ए कीवर्ड, यस और नो, द स्ट्रक्चर इज अल्टरनेटिव ऑफ द इफ स्ट्रक्चर, यस और नो। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी बीएससी 2 ईयर कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम का हिस्सा है। ये सीरीज़ उस विजुअल बेसिक की लेक्चर नंबर 29 है। इस वीडियो में हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट देखेंगे, कार रेंटल एप्लीकेशन। चलें स्टार्ट करते हैं। ये प्रोजेक्ट किस तरह बनते हैं विजुअल बेसिक में। इस वीडियो में हम इस तरह का प्रोजेक्ट देखेंगे कि एक कार रेंटल एप्लीकेशन है, उसमें नेम लिया जाएगा यूज़र्स का, उसमें एड्रेस लिया जाएगा, सिटी का नाम और क्लास के और कार क्लास, यानी कि ये लिखा हुआ है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास का क्या मुराद है कि फ़र्स्ट क्लास उन्होंने लेनी है तो उसका रेंट 500 पर आवर है, बी क्लास की कार लेनी है तो 300 पर आवर है, सी क्लास की कार लेनी है तो 150 पर आवर है। रेंट आवर्स हैं, ये कितने घंटे उन्होंने लेनी है, 5 घंटे अगर लेनी है तो 5 घंटे लेनी है तो वही क्लास जो सिलेक्ट की है उस हिसाब से, अगर एक क्लास सेलेक्ट की है 500 को 5 से ज़रब देंगे 2500 आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है ड्राइवर रिक्वायर्ड, यस ड्राइवर रिक्वायर्ड। अगर ड्राइवर रिक्वायर्ड है तो ये कह रहा है नॉट रुपीज़ 100 आवर्स पर आवर इफ़ द ड्राइवर इज़ रिक्वायर्ड रुपीज़ 300 इज़ चार्ज फॉर दिस। यानी कि अगर ड्राइवर रिक्वायर्ड है तो जितने घंटे वो गाड़ी जाएगी उस हिसाब से 100 रुपया पर घंटे के हिसाब से ड्राइवर का लिया जाएगा। और अगर एसी चाहिए तो वो फिक्स प्राइस है 300 रुपये और रेंट पे टोटल आ जाएगा। यानी कि कंडीशन क्या है कि 3 केस लगेंगे जिसमें ए बी सी, कोई ए क्लास को सेलेक्ट किया जाएगा, ए क्लास की कार लेनी है, बी क्लास की कार लेनी है, सी क्लास की कार लेनी है और जितने घंटे उन्होंने चाहिए उस हिसाब से उस क्लास के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इधर क्या चाहिए कि जितने घंटे, अगर यस है ड्राइवर, अगर यस है तो जितने घंटे इन्होंने इधर एंटर किए हैं उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वैल्यू फिक्स है, इसको हम ऐड कर देंगे टोटल वैल्यू में। चलें देखते हैं किस तरह ये काम करेगा और किस तरह इसकी डिज़ाइनिंग होगी। ये प्रोजेक्ट है जो कि पेपर में इस तरह आएगा कि प्रोजेक्ट कार रेंट एप्लीकेशन डिस्प्ले ए फॉर्म दैट यूज टेक्स्ट बॉक्सेस टू इनपुट फॉलोइंग। इनके टेक्स्ट बॉक्स से यूज़ किया जाएगा इनपुट लेने के लिए। नेम क्या होगा, नेम ऑफ द कस्टमर, ड्रेस, सिटी, फिर क्लास ऑफ द कार, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, कौन सी कार लेनी है, नंबर ऑफ आवर, ड्राइवर रिक्वायर्ड और नॉट, एसी रिक्वायर्ड और नॉट, यस और नो कोई सिलेक्ट किया जाएगा। फिर आउटपुट क्या देनी है, डिस्प्ले दी, टोटल रेंट तक दिया जाएगा। फिर बिल ऑफ द ड्राइवर कितना बना है, बिल ऑफ द एसी कितना बना है और टोटल बिल कितना बना है। चलें इसको देखते हैं। इस तरह का फॉर्म डिज़ाइन किया जाएगा कि ये लेबल है, ये भी लेबल है, ये भी लेबल है, ये सारे लेबल लगे हैं जो हमें कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं। ये सारे लेबल लगे हुए हैं, ये भी लेबल है और ये भी सारे लेबल हैं। ये टेक्स्ट बॉक्सेस है, नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स, ड्रेस के लिए, सिटी के लिए और क्लास के टाइप के लिए, आवर्स लेने के लिए और ड्राइवर यस और नो के लिए और एसी रिक्वायरमेंट यूनिट के लिए। ये एक बटन लगा है जिसके क्लिक इवेंट के ऊपर सारी कैलकुलेशन होगी और इस बटन का नाम कमांड 1 होगा। उसकी कैप्शन जो है वो कैलकुलेट बिल है। जो पहला लेबल है उसका है तो कंट्रोल लेबल यानी कि जो पीछे कंट्रोल किया जा रहा है, जिसके ज़रिए इसका आईडी कार्ड नंबर जो है वो LBL नेम है और उसकी कैप्शन जो है उसका नेम वैल्यू रख दी है, यानी कि ये वाली, ये हमने नेम रख दिया। इसी तरह आगे ड्रेस, सिटी, कार रेंट आवर, ड्राइवर रिक्वायर्ड, एसी रिक्वायर्ड, कार रेंट और ये सारे लेबल लगे हुए हैं 000 जो मैंने पहले बता दिया। ये सारे नेम, ड्रेस, सिटी, कार, ये सारे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और आवर्स और ये 000 सारे लेबल लगे हुए हैं। उसके आगे टेक्स्ट बॉक्सेस जो लगे हैं, टेक्स्ट बॉक्स नेम के लिए, टेक्स्ट बॉक्स ड्रेस के लिए, टेक्स्ट बॉक्स सिटी के लिए, उनको ब्लैंक कर दिया गया है। ये नेम, ड्रेस और सिटी के लिए ब्लैंक किया गया है और जो टेक्स्ट बॉक्स है क्लास के लिए उसको बाय डिफ़ॉल्ट ए रखा गया है और आवर्स की वैल्यू 1 रखी गई है। यानी कि अगर कोई भी सिलेक्ट नहीं करता क्लास की टाइप तो वो ए आएगी बाय डिफ़ॉल्ट और कोई भी अगर नहीं बताया गया कि कितने रेंट लेने हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 घंटा उसके लिए रख दिया गया है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स ड्राइवर, उसके कैप्शन में ये रख दिया गया है, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में जैसा रख दिया गया है और कैलकुलेट बिल बटन की कैप्शन रख दी गई है। ये वाली चीज़ जो उन्होंने बताई कि यस यस रख दिया गया है, अगर कोई भी एंटर ना करे तो यस यस तस्वर किया जाएगा और बटन
की कैप्शन क्या रह दी गई है, कैलकुलेट द बिल। अब ये डिज़ाइन फेस हो गया। अब इसके बाद कोडिंग का फेस देखते हैं कि इसके पीछे कोडिंग कैसे की जाएगी। प्राइवेट सब कमांड क्लिक, यानी कि ये तो हर किसी के साथ आएगा। बटन के क्लिक होने पे फिर वेरिएबल के लिए डिक्लेयर किया कार क्लास। कार की क्लास कौन सी है, ए बी सी, वो स्ट्रिंग में आएगी क्योंकि यहाँ ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा, कोई इंटीजर नंबर नहीं आएगा। डिम ड्राइवर वो भी येस या नो के फॉर्म में आएगा, इसलिए उसको भी स्ट्रिंग में लिया जाएगा। एसी रिक्वायर्ड है, येस या नो, वो भी स्ट्रिंग है, इंटीजर नहीं है। फिर आवर्स एज इंटीजर, घंटों की तादाद नंबर में दी जाएगी कि कितने घंटे चाहिए, वो इंटीजर में। रेट एज इंटीजर, जितना रेट बनता है वो एज इंटीजर में लिया जाएगा। डिम एसी बिल एज इंटीजर, एसी का बिल अगर है तो वो कितना बनता है 300, वो लिया जाएगा। ड्राइवर बिल वो भी इंटीजर है, कितने घंटे के हिसाब से 100 रुपये घंटे के हिसाब से उसका बिल बनेगा। डिम बिल एज इंटीजर, ये ओवरऑल बिल है जितना भी बनता है। तो सबसे पहले क्या किया, टेक्स क्लास डॉट टेक्स, यानी कि जो टेक्स क्लास है ये वाली ए बी सी, इसमें से जो भी कार को सिलेक्ट किया जाएगा वो कह रहा है टेक्स्ट क्लास डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट क्लास के टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू है उसको कार क्लास के अंदर स्टोर करा दो। अब कार क्लास के ऊपर मज़ीद आगे कोडिंग होगी, ये सिलेक्ट केस बनेगा। सिलेक्ट केस कार क्लास, केस 1 क्या बनेगा, ए, यानी कि कार क्लास अगर ए है तो रेट कर दो 500। अगर कार क्लास जो इधर से वैल्यू आएगी वो बी है तो रेट दे दो 300। अगर कार क्लास के ऊपर वैल्यू है सी तो रेट लगाओ 150। तो एंड सेलेक्ट। तो ये कार क्लास के ऊपर सिलेक्शन की जाएगी कि किस तरह इनमें से कोई एक सेलेक्ट किया जाएगा और मतलूबा आउटपुट जो भी इसके इंगेस्ट आउटपुट होगी वो दी जाएगी। उसके बाद क्या है, टेक्स्ट ड्राइवर डॉट टेक्स्ट और आ दो ड्राइवर, यानी कि ड्राइवर के टेक्स्ट बॉक्स में इधर का ड्राइवर चाहिए या नहीं चाहिए, ये उसका जो भी टेक्स्ट बॉक्स में यस या नो आया है उसको हम ड्राइवर के वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे इधर। और फिर टेक्स्ट एसी के डॉट टेक्स्ट में एसी का वेरिएबल में स्टोर करा देंगे, यानी कि अगर यस या नो जो भी आया, यानी कि ड्राइवर यस या नो वो ड्राइवर के वेरिएबल में। इधर हम आगे जाकर उसको मज़ीद देखेंगे कि यस है या नो है। इधर देख लेते हैं, अगर ड्राइवर फर्ज करें तो यस की वैल्यू है तो क्या किया जाएगा, इफ़ ड्राइवर यस ये, देन क्या करो जितने भी घंटे दिए गए हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ड्राइवर की जो पेमेंट है वो ये है कि 1 घंटे के हिसाब से 100 रुपये लिया जाएगा। अगर यस है तो ये ड्राइवर के बिल का एक जो वेरिएबल है, यानी कि ड्राइवर का कितना बिल बनता है उसमें ये वैल्यू रख दो। इसी तरह एसी डॉट टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स जो एसी वाला है उसके अंदर का यस आया है, ये इफ़ एसी यस, अगर एसी यस है तो एसी का बिल 300 कर दो। एंड इफ एल्स एसी बिल 0, यानी कि अगर यस आया तो 300, अगर नहीं आया तो बिल 0 रख दो, एंड इफ हो जाएगा। और फिर उसके बाद टेक्स्ट आवर्स डॉट टेक्स्ट बॉक्स लिया जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स में आवर्स की तादाद दी जाएगी, कितने घंटे उनको चाहिए वो आवर्स में स्टोर कर दिया जाएगा। और इसी आवर के ऊपर बाद में अगर इसी तरह हम लाइन पर लाइन कोड देखें तो इसी आवर्स के ऊपर मज़ीद कैलकुलेशन होगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, फार्मूला की सिलेक्शन देखी ए बी सी जो भी है उस हिसाब से उसकी पेमेंट सेलेक्ट कर दी जाएगी। तो जितने भी घंटे उन्होंने इधर एंटर किए हैं आवर्स में, और इस आवर को आगे मज़ीद इधर प्रोग्रामिंग होगी कि आवर इंटू 100 जो कि ड्राइवर के लिए काम करेगी। फिर अब एसी बिल, एसी का जितना बिल बना है 300 है या 100 है वो कहाँ शो करा दो, लेबल एसी डॉट बिल डॉट कैप्शन, इनके इधर ये जो एसी का लेबल की कैप्शन है इधर हमने वो शो करा देना है कि अगर यस है या नो है तो उसका कितना बिल बनता है। फिर उसके बाद ड्राइवर बिल कितना है वो हमने शो करवा देना है, लेबल ड्राइवर डॉट कैप्शन। ये जो हमने ड्राइवर का लेबल लगाया है इसकी कैप्शन के ऊपर ये शो करवा दो कि ड्राइवर की कितनी अमाउंट बनता है। इसी तरह
लेबल आवर बिल डॉट कैप्शन बिल, यानी कि जो हमने आवर्स के बिल के कैप्शन किया उसके अंदर लेबर आवर्स बिल इक्वल टू बिल, यानी कि बिल में जो भी वैल्यू है उसको घंटों की जो हिसाब से जितने घंटे बनते हैं उसके लेबल जो हमें लगाया उसके अंदर शो करा दो, यानी कि इधर 2500 में जो भी उसका बिल बनता है आवर्स के हिसाब से वो इधर शो करा देगा। 5 है तो अगर 1 क्लास बनता है तो वो 2500 बनता है, वो यहाँ शो करवा देगा। इसके अलावा एंड पे क्या करना है, बिल जो कि इधर आया है अभी इसके ये वाला, और एसी बिल ये वाला, और ड्राइवर बिल ये वाला, इन तीनों को इकट्ठा करके एक बिल में फिर जमा करा दो। फिर लेबल डॉट बिल डॉट कैप्शन को भी बिल, तो फिर एंड पे दोबारा जो कैप्शन है उसकी बिल वाले की वहाँ शो करवा दो ये वाला टोटल बिल के इधर, यानी कि इन तीनों को जमा करके जो भी जवाब आएगा वो इस लेवल में शो करवा दो इसकी कैप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी क्विज है उसको हल कीजिएगा और इस प्रोग्राम को अपने रजिस्टर करने की कोशिश कीजिएगा, तभी जाकर आपकी लॉजिक क्लियर होगी। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।